लालच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है। इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तुम दंगा ही तो आया है, क्या खड्डा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तुम दंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अमेंडमेंट का पार्ट नंबर 3 और जिसमें हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कवर करने जा रहे हैं। एज वी हैव सीन गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी वैल्यूएशन करना होता है, यानी कि सेक्शन नंबर 2 एग्जांपल देना चाहूंगा, कंपनीज एक्ट के अंदर आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमेंडमेंट के सॉरी अमालगमेशन के समय जब दो कंपनी अमालगमेट होती है, हम लोग एनसीएलटी से परमिशन लेते हैं और एनसीएलटी जब भी कोई अमालगमेशन को हाँ कहता है, वो उसकी वैल्यूएशन सही हुई है या नहीं हुई है, वो पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर के सर्टिफिकेट को चेक करता है कि वैल्यू सही है क्या नहीं। इफ यू नो सेक्शन नंबर 192 जहां पे बार्टर में एग्जांपल अगर आपने सुना होगा, एक डायरेक्टर अगर कंपनी से कुछ प्रॉपर्टी लेता है और बदले में कोई उसके पैसे देता है, तो उस प्रॉपर्टी के वैल्यू सही है क्या नहीं है, इट इज अगेन the such valuation of the property is done by the registered valuer। ऐसे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है जहां पे बहुत सारी चीजों का वैल्यूएशन होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का, जैसे कि शेयर्स का, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का। ऐसे वैल्यूएशन का होना रजिस्टर्ड वैल्यू द्वारा करना ही जरूरी होता है। ऐसे रजिस्टर्ड वैल्यू के ऊपर जो सेक्शन हमारे सिलेबस में दिया है, उस सेक्शन में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर उसके अंदर बहुत सारे रूल्स का इंट्रोडक्शन इस बार अमेंडमेंट के द्वारा करवाया गया है। ये सारे अमेंडमेंट्स को हमें आज पढ़ना है। दोस्तों यहां पे लिखा है, आप सभी देख सकते हो, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017, ये हमारे सामने है और इसके डेफिनेशंस तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसे समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो यहां पे लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन से लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं, जैसे कि कौन से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जिसकी 12th एग्जामिनेशन पास हो जाती है या जो बीकॉम पास होता है, ऐसे सारे लोग सीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जिसका बीएससी वो भी एडमिशन ले सकता है, ऐसे हम लोग जनरली मानते हैं। वैसे ही इस कोर्स के लिए जिसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है, वो कौन से लोग हो सकते हैं, अब वो देखना होगा। इज द वैल्यूअर मेंबर पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ ही, वो तभी बन सकता है अगर इज अ वैल्यूअर मेंबर इज व्हाट वैल्यूअर मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर होना चाहिए।
अब सवाल ये उठ रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर मेंबर कौन से होते हैं। इसको जानने के लिए हमें एक पूरा डिटेल में अलग से रूल नंबर 5 दिया हुआ है। रूल नंबर 5 में रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। अगर मैं आपके सामने दिखाता हूं रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। फिर सवाल उठ रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं। जनरली ये वो लोग होते हैं जिनको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जामिनेशन लेने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये लोग कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही जरूरी है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर मेंबर का, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में चर्चा यहां पे की जाएगी। उसमें अगर आप देखेंगे सबसे छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, a professional institute established by an act of parliament enacted for the purpose of regulation of the profession, जैसे कि ICAI, ICSI और क्या बोलते हैं अपना CMA, आपने कभी सुना होगा ICMAI, राइट। इनका ये वो सारे लोग हैं जिनको हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब जो है कि वो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना जरूरी है। ऐसे लोग ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं, CS भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं, CMA भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। और जो बहुत सारे अपने क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी देखी होगी, वो भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। पर इस समय क्या शब्द यूज किया है, मेंबर ऑफ, मेंबर मतलब ICAI बन गई आपकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, और ICAI का मेंबर जैसे मैं स्वप्निल पाटनी इज द मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम हैविंग एलिजिबिलिटी टू बिकम registered valuer. I hope you understanding this point. Okay, आगे is recommended by the registered valuer organization of which he is a valuer member of the registered as a valuer. इसका मतलब सिर्फ वो यही नहीं होना चाहिए, ICAI ने, ICSI ने और जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी इसको रेकमेंड करना चाहिए कि हाँ ठीक है, recommended by the registered organization of which he is a valuer member for the registered as a valuer। मतलब वहां के ICAI जैसे इंस्टीट्यूट ने हम जैसे मेंबर को अलाउ करना चाहिए कि हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वो मेंबर होना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर होना चाहिए। आप कहने लगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस ने रेकमेंड करना चाहिए कि उनके मेंबर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इस समय चर्चा हो रही कौन से लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर C हैज पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन अंडर रूल 5 विद इन 3 इयर्स। मतलब जो एग्जामिनेशन होती है वो जो ही हैज पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन अंडर रूल 5 विद इन 3 इयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 6। अब दोस्तों हम लोग की बात करेंगे, अब आपको रूल 5 रूल 6 सारी चीजें पता होना चाहिए। मेकिंग एन एप्लीकेशन, अगर जिस समय आपको ये देखो क्या होता है, रूल 6 में आपको समझा जाता है कि अगर जब आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो बनना चाहता है उसको एक एप्लीकेशन करना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लोग कह रहे हैं जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके 3 सालों के अंदर वो बना होना चाहिए। He has passed the valuation examination। क्या बोल रहा है समझा क्या? वो एग्जामिनेशन जो वैल्यूएशन की जो एग्जामिनेशन है उसने 3 सालों के विद इन 3 इयर्स पास होना चाहिए। 3 साल के पहले की बात नहीं लिखी है। मतलब कि अगर वो आज अप्लाई करना चाहता है, आज है मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 है, तो 1 अप्रैल 2016 से लेके 19 तक का 3 साल के समय के अंदर ही उसने वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन पास की होना चाहिए, तो ही जाके वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। अब तक की 3 बातें आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। एक बात, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड करना चाहिए कि उसके मेंबर वैल्यूअर बन सकते हो। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है यहां पे साबित हो रही कि वो एग्जामिनेशन वो 3 साल से पुरानी वाली अगर पास हुआ होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। उसने यहां पे बिफोर नहीं लिखा है, वर्ड बड़े ध्यान से सुनने लायक है, विद इन 3 इयर्स। मतलब कि 3 सालों, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 1 अप्रैल 2019 को अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, उसकी एग्जामिनेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद की ही पास होना चाहिए, मतलब इसी दौरान का वो पास हुआ बंदा होना चाहिए। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, possesses the qualification and experience। अब दोस्तों रूल नंबर 4 में लिखा है उसके पास में वो क्वालिफिकेशन और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस समय देखते हैं कौन सा क्वालिफिकेशन और कौन सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखते क्या लिखा है। ये क्वालिफिकेशन और ये एक्सपीरियंस होने के बाद ही वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। एन इंडिविजुअल शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू बी एलिजिबल। मतलब यहां पे
रूल 3 के अंदर जो हम लोग अभी इस समय क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रूल 3, और रूल 3 के अंदर कौन से लोग एलिजिबल माने जाएंगे, जिन लोग के पास में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है रूल 4 वाला। तो रूल 4 में ये लिखा है कि ये है रूल 4। तो रूल 4 में कौन से क्वालिफिकेशन लिखे जो रूल 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको हम लोग एमकॉम कहते हैं, जिसके हम लोग एमए कहते हैं, एमकॉम एमए के साथ जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज देखे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट देखे होंगे डिप्लोमा वाले, इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमारे पुणे में यूनिवर्सिटी, वहां से एमकॉम करते हैं लोग, एमए करते हैं, ऐसे लोग भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन पाएंगे। एंड एट लीस्ट 3 years of experience in the specified discipline thereafter. I hope you are understanding. अब क्या लिखा है, उनको 3 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो सिर्फ एमकॉम और एमए होकर ही नहीं चलेगा, साथ साथ में उनका 3 सालों का एक्सपीरियंस इस वैल्यूएशन वाले एरिया में भी होना चाहिए। क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन देयर आफ्टर। समझ गया क्या? आगे पॉइंट नंबर बी, अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन द स्पेसिफाइड, बैचलर मतलब की बात कर रहे हैं, बीकॉम बीए की बात कर रहे हैं, बीएससी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड रिकॉग्नाइज। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहां पे कुछ बातें कही है। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया एंड एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एमकॉम एमए करते हो तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हो तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं, अब की बार 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 5 years एक्सपीरियंस इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन देयर आफ्टर, और मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहां पे हम लोग सीए की बात कर सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोफेशन विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर सीएस हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप बीकॉम बीए हो तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस, और एमए एमकॉम होंगे आप तो उस समय पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ऐसे ही लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। आगे और क्या लिखा है, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सच मेंबरशिप, मतलब ये आर्टिकलशिप की बात नहीं कर रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड हैविंग क्वालिफिकेशन मेंशन इन एट व्हाट क्लॉज ए और बी, वो सब सही है। अब साथ साथ में दोस्तों ये जरूरी है यहां पे जानना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। For the purpose of this clause, the specified discipline shall mean the specific discipline which is relevant for the valuation of an asset class for which the registered as a valuer or the recognition as a registered valuer organization is sought under this rules। मतलब कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो इसी स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऊपर वाले दोनों जगह पे जब मैं आपको बीकॉम की बात बता रहा था उन्होंने कहा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर किसमें, स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में। फिर मैंने जब आपको एमए एमकॉम बोला तो उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस बोला है, किसमें, स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में। अब जानना होगा स्पेसिफाइड डिसिप्लिन का मतलब क्या है, वापस से पढ़ना, शैल मीन द स्पेसिफिक डिसिप्लिन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर वैल्यूएशन। समझ गया, मतलब वैल्यूएशन के एरिया में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी का चौथा पॉइंट खत्म हुआ। 5वां पॉइंट लिखता है कि ही शुड नॉट बी माइनर, ऑब्वियसली माइनर लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। 6 पॉइंट लिखा है ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज व्हाट, वो अनसाउंड माइंड, वो हावला पागल नहीं होना चाहिए। 6 नंबर, ऐसे हावले पागल लोग जो खुद को संभाल नहीं सकते तो वो लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो आप जानते हो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट और व्हाट नॉट अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज अ बैंकरप्ट, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ये बात समझना जरूरी है। वो क्या लिखा है, ये बात लिखी है कि वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो जिसका दिवाला निकला है वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तीनों बातें कहते हैं, अगर आपने कभी 164 भी सेक्शन पढ़ा होगा उसके डिस्क्वालिफिकेशन में आपने डायरेक्टर के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कुछ बातें डायरेक्टर से कॉपी पेस्ट की कि जो बंदा पागल होता है वो कभी नहीं बन सकता, जिसका जो इंसॉल्वेंट होता है वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, वही चीजें यहां पे लिखी है। ओके, अब आगे देखेंगे
ही इज नॉट अनडिस्चार्ज, मतलब वो दिवाला नहीं निकलना चाहिए। जो लोग का इंसॉल्वेंसी होता है, वो लोग जिसका जो इंसॉल्वेंसी, ऑब्वियसली वो लोग हमेशा ऐसा काम करें जो उनके फायदे का है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता, ऐसे व्यक्ति कभी क्या नहीं बन सकते, ऐसे व्यक्ति नहीं बन सकते रजिस्टर्ड वैल्यूअर। इज अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। पर इंडिया का रेसिडेंट कौन से डेफिनेशन के हिसाब से? वो फेमा के डेफिनेशन के हिसाब से। आप सभी जानते हो फेमा का डेफिनेशन जो है बहुत ही गहराई है। इफ एनी पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जिसने 182 डेज से ज्यादा स्टे किया है इंडिया के अंदर, और इस साल वो इंडिया में आया है बिजनेस करने के लिए, या फिर वो इंडिया में रहता है कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर वो इंडिया में ऐसा आया हुआ है वापस जाने का नाम नहीं लेता, ऐसे इंसान को हम लोग इंडिया का रेसिडेंट मानते हैं एज पर व्हाट फेमा। तो फेमा का जो रेसिडेंट का डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इधर इनको भी एप्लीकेबल करवाया है। तो मतलब जो इंसान जो फिरंगी है उस इंसान को हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं कहते हैं। अब वो फिरंगी का मतलब ऐसा कहना भी गलत हो जाएगा, पर फेमा के हिसाब से आप सभी जानते हो रेसिडेंट किसको कहते हैं। अगर मान लो कोई बंदा, इसका दो डेफिनेशन होती है, एनी पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, वो इंडिया में रहा मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, और इस साल वो इंडिया से बाहर गया है बिजनेस करने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, और वो इंडिया के बाहर ऐसा गया है जो वापस आ सकता है, ऐसे इंसान को भी हम लोग इंडिया का रेसिडेंट ही कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने फेमा पढ़ा है। अगर आपने फेमा नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरा रिवीजन लेक्चर नंबर जो 1 है उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें मैंने अच्छे से रिवाइज करवा के दी है। आगे, हैज नॉट बीन कन्विक्टेड, आपने ये जो एज इट इज इन्होंने डायरेक्टर से कॉपी किया है, आप सभी जानते हो 6 महीने से अगर कम की सजा हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें एक बात लिखी है 7 साल से ज्यादा की अगर उसको इंप्रिजनमेंट हुई है तो कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाएगा। हैज नॉट बीन कन्विक्टेड मतलब वहां पे उसका गुनाह सिद्ध नहीं होना चाहिए। एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 6 मंथ से ज्यादा का इंप्रिजनमेंट नहीं चलेगा। और फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड समझ में आ रहा है, और फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड अ पीरियड ऑफ 5 years has not been elapsed from the date of expiry of the sentence, and provided that if the person has been convicted for an offenses and sentenced in the respect thereof to the imprisonment for the period of 7 years, आप सभी जानते हो क्या बोलना चाहता है। 7 साल से ज्यादा के बाद में जिसको 7 साल से ज्यादा जिसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है वो कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता है, और साथ साथ में जिसका 6 महीने से कम का है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 6 महीने से लेके 7 साल तक अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है तो जेल से आने के 5 साल तक वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता है। वापस से सुन लेना, जेल से आने के, फॉर एग्जाम्पल उसको 5 साल की सजा हुई है, 5 के बाद में और 5 साल तक वो काम नहीं कर सकता, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता। आगे बढ़ेंगे। Has not been levied as a penalty under section 271J of Income Tax Act 1961, and time limit of the filing appeal before the Commissioner of Income Tax Appeals or Income Tax Appellate Tribunal as the case may be has expired, और such penalty has been confirmed by Income Tax Appellate Tribunal and 5 years। मतलब इस आदमी ने इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में भी कोई झोलझाल की है। सोचो, जो इंसान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानून को फॉलो नहीं करता है और ऐसे इंसान को रजिस्टर्ड वैल्यू कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम टैक्स के इस गुनाह उसने काम किया है और जिसके 5 साल तक अभी तक खत्म नहीं हुए, मतलब जिस दिन से उन्हें इनकम टैक्स का जो कमिटमेंट किया है, जो उसने इनकम टैक्स में जो गलत काम किया उसको 5 साल जब तक खत्म नहीं होते तब तक वो इंसान रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता है। एंड इज अ फिट एंड द पर्सन प्रॉपर पर्सन। अब इसका डेफिनेशन बड़ा ही वेग टाइप का है, जो बड़ा जनरिक है। कौन से बंदे को फिट माने? क्या फिजिकल फिटनेस की बात करें? जी नहीं, उसके फिटनेस तब मानते हैं दिस रूल्स ऑथोरिटी में यहाँ पे लिखा है अगर उसकी इंटीग्रिटी है, मतलब उसकी अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता, गरिमा के ऊपर कोई दाग नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा है। नंबर दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ द कन्विक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑफ व्हाट ऑर्डर्स, उसका कोई उसके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, और साथ साथ में उसका कॉम्पिटेंसी है, उसकी काबिलियत है और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी है। ये 3 चीजें हैं तो हम लोग कहते हैं वो बंदा फिट है, और फिट तो है और साथ साथ में वो बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब ये चीजें तो बहुत जनरिक, आपने कई सारे सेक्शन में पॉइंट पढ़े होंगे कि उसका इंटीग्रिटी होना चाहिए, उसकी ऑनेस्टी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सॉल्वेंसी होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति क्या बन पाएंगे? ऐसे ही व्यक्ति बन पाएंगे वहां के रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो ये सारी चीजें आपने समझो कि
रजिस्टर्ड वैल्यू कौन कौन से लोग बनते हैं, उसके बाद में अब समझेंगे हम लोग। नो आप सब अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड वैल्यू कौन से 3 लोग बनते हैं। एक तो रजिस्टर्ड वैल्यू इंडिविजुअल भी बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकते हैं और कंपनी भी बन सकते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट, हु कैन बिकम द रजिस्टर्ड वैल्यू, 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है और कंपनी बन सकती है। यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा है वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द कंपनीज। जो कंपनीज होती है वो कैसे बन सकती है, तो लेट्स चेक इट आउट गाइस। नो पार्टनरशिप फर्म, एंटिटी और कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप फर्म और कोई भी एंटिटी रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं बन सकती अगर इट हैज बीन सेट अप for the objects other than the rendering professional and the financial services including valuation services, and that in the case of company it is not subsidiary joint venture। and इसका ये मतलब हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ की बात आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और कोई भी अगर यहाँ पे बात करेंगे, देखो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और कोई भी कंपनी अगर जब तक उन्होंने कोई अपना अलग, देखो उनका मेन जो प्रैक्टिस चल रहा है वो सब ठीक है, पर उनका क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। देखो नो पार्टनरशिप, ये ध्यान से सुनना, बड़ा कठिन पॉइंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, अच्छे से पढ़ना है, इसको इंटरप्रेट करना है। नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वैल्यू इफ, नहीं बन सकती है अगर इट हैज बीन सेट अप ऑब्जेक्ट्स अदर देन रेंडरिंग प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, प्रोफेशनल सर्विसेज को छोड़ के या वैल्यूएशन के सर्विस को छोड़ के अगर उन्होंने कुछ अलग ऑब्जेक्टिव बना के रखा है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म और ऐसी कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकती। मतलब वही लोग रजिस्टर्ड वैल्यू बन सकते हैं जिसके जिंदगी का ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ साथ में वैल्यूएशनल सर्विस प्रोवाइड करना। मतलब इनके अलावा कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी और कोई कंपनी होगी तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के काम नहीं कर सकती है। और साथ साथ में इन्होंने लगा है इज नॉट अ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड द एसोसिएट ऑफ अनदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, समझा क्या। और उन्होंने लिखा है इन केस ऑफ कंपनी इट इज नॉट अ सब्सिडरी, समझ गए क्या। वो लोग नहीं बन पाएंगे। कौन से लोग नहीं बन पाएंगे, जो किसी के सब्सिडरी है, किसी के जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, वो लोग भी नहीं बन पाएंगे। आगे अभी इस समय हम लोग बात करें पार्टनरशिप फर्म की और कंपनी की, तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा कौन से पार्टनरशिप फर्म और कौन सी कंपनी नहीं बन पाएगी। ऐसी पार्टनरशिप फर्म और ऐसी कंपनी नहीं बन पाएगी जिसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, प्रोफेशनल सर्विसेज को छोड़ के, वैल्यूएशन सर्विस को छोड़ के कुछ और ही है। ऐसे लोग पार्टनरशिप फर्म, ऐसे कंपनीज कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। मतलब उनका फाइनेंस के, प्रोफेशनल के बिजनेस में और वैल्यूएशन के बिजनेस में से कोई एक बिजनेस होना जरूरी है, तो ही वो लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरी बात, इट इज अंडरगोइंग एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और व्हाट अनडिस्चार्ज। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई बैंक्रप्सी जिसका आईबीसी चल रहा हो या जिसका दिवाला निकल चुका हो, ऐसे लोग कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। ऑल द पार्टनर्स और द डायरेक्टर्स एज द केस में बी आर नॉट इनएलिजिबल अंडर क्लॉज सी डी ई जी एच आई। अपने जो पढ़ा है ये देखो, ये सारी बातें सी में जो लिखा था, डी में जो लिखा था, मतलब चलो एग्जाम्पल लेते माइनर, या फिर लिखा था एफ में लिखा था अनसाउंड माइंड। चलो ये बात कवर करते। अब क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एज द केस में बी आर नॉट एलिजिबल अंडर द क्लॉज। अगर मान लीजिए ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, क्या लिखा है, एज द केस में बी आर नॉट इन एलिजिबल, मतलब उनमें से कोई भी बंदा क्या नहीं होना चाहिए, इन एलिजिबल नहीं होना चाहिए। किसमें, उसमें, मतलब कोई भी बंदा अगर अनसाउंड होगा, कोई भी बंदा अगर वहां पे इंसॉल्वेंट होगा, कोई भी बंदा अगर उनमें से माइनर होगा, तो ये लोग कभी भी, ये लोग ऐसी कंपनी और ऐसी पार्टनरशिप फर्म कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते हैं। आगे, थ्री और ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर विच इज लोअर ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी एज द केस में बी आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर, चलो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 10 लोग काम करते हैं, उन 10 में से कम 3 लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना जरूरी है। जब तक वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है तो वो पूरी कंपनी, वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 2 पार्टनर है, तो कम से कम 2 पार्टनर ने क्या बनना चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर ने वहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहिए, तब जाके वो पार्टनरशिप फर्म वहां की रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकती है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर पहले उनके मेंबर्स और उनके पार्टनर्स को बनना जरूरी है। आप समझ में आ रहे होंगे, 2 और 3 विच एवर इज लोअर। अगर कंपनी में 15 लोग हैं तो 15 में से कम 3 लोग तभी वहां के रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए,
तब जाके वो कंपनी क्या बन सकती है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकती है. नन ऑफ इट्स पार्टनर्स और डायरेक्टर एज द केस में बी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द असेट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ विच इट सीक्स टू बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर. आप सभी जानते हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर किसी स्पेसिफिक असेट्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, और जिसके लिए वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हैं वैसा कोई भी उनके पास में अलॉटमेंट नहीं है, तो वो लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते. मैं वापस से कहना चाहूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ. नन ऑफ इट्स पार्टनर और डायरेक्टर एज द केस में बी इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द असेट क्लास फॉर द वैल्यूएशन ऑफ विच इट सीक्स. फॉर एग्जांपल इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म करने जा रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन. तो अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने जा रही है और जितने भी इनके पार्टनर्स हैं उनमें से कोई भी अगर एक पार्टनर भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है. अब देखो वैल्यूएशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, वैल्यूएशन स्टॉक का होता है, डिबेंचर का होता है, शेयर्स का होता है, इंटेंजिबल असेट्स का होता है, अलग अलग चीज़ों का वैल्यूएशन होता है. अगर मान लीजिए इनकी पार्टनरशिप फर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करने जा रही है तो कम से कम एक तभी पार्टनर को इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी था, तब जाके वो पार्टनरशिप फर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है. क्योंकि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया कम से कम मतलब जितने भी पार्टनर है या फिर 3 विच इज लोअर हम लोग बात करते हैं उतने भी कम से कम पार्टनर उनके रजिस्टर्ड होना चाहिए. पर रजिस्टर्ड उसमें ही होना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल कंपनी अगर बात कर रही है रजिस्टर्ड वैल्यू करने की इमूवेबल में, तो उनके पार्टनर्स भी इमूवेबल में कम से कम एक तभी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. Hey guys, welcome back. We are starting with the rules. The next rule is क्या, एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जैसे कि आप जानते हैं ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 लोग लायक होते हैं. एक नंबर 1 द इंडिविजुअल, नंबर 2 द पार्टनरशिप फर्म और नंबर 3 कंपनी. ये 3 अलग अलग टाइप की एंटिटीज है जो बन सकती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर. जैसे कि हमने ऑलरेडी समझा सेक्शन नंबर 232 या फिर हमने समझा सेक्शन नंबर 192 और भी बहुत सारे तमाम सेक्शन है जहां पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर के वैल्यूएशन की बहुत जरूरत होती है कंपनीज एक्ट में. ऐसे समय पे अगर इन तीनों में से किसी को भी अपने आप को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए क्या करना होता है, ये सारी जो प्रोसेस है आपके सामने मैंने यहां पे लिख के दी है. जो भी इस पेज पे दिया हुआ है वही फाइनल है. अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको फॉर्म ए सबमिट करना है. रिपीट, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको फॉर्म ए सबमिट करना है जिसमें आपकी फीस होगी 5,000 रुपीज प्लस जीएसटी लगेगा 18% का. और अगर कोई कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है तो उनको फॉर्म भी सबमिट करना है 10,000 रुपए प्लस जीएसटी के साथ में, और वो सबमिट करना है एक अथॉरिटी को. जी हाँ, मैं कह रहा हूं किसी अथॉरिटी को सबमिट करना है. किसको सबमिट करना है? अथॉरिटी को सबमिट करना है. 1 सेकेंड गाइस, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. फिर अथॉरिटी को सबमिट करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं. एक तो अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको वो रिजेक्ट करेगी. अगर वो रिजेक्ट करती है तो आपको जो भी पार्टनरशिप फर्म है और जो भी इंडिविजुअल है जिनका ये रिजेक्शन हुआ है उनको मिलता है 21 डेज का टाइम पीरियड. इस 21 डेज में दे आर सपोज टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स. हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें कम होगा या फिर कोई उसमें प्रॉब्लम होगी. विद इन 21 डेज के अंदर उनको वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जरूरी है. अब मान लीजिए 21 डेज के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और वो डॉक्यूमेंट अगर अच्छे हैं तो ये अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करती है, या फिर उसको लगता है कि ये सब सही नहीं तो उसको रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्ट करने के बाद में विद इन 45 डेज के अंदर उसको कम्युनिकेट करते हैं कि तुमने ये जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट है, इसलिए 45 डेज का टाइम पीरियड लगाते हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट गलत है. उसके बाद में उस इंफॉर्मेशन के बाद में विद इन 15 डेज यहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है. अगर वो सबमिट करवा गया तो अगेन देयर आर 2 ऑप्शन, एक्सेप्ट भी करेंगे रिजेक्ट भी करेंगे. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल्स ऑफ द अमेंडमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि हाउ वन पर्सन कैन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. इसमें होता क्या है, देयर आर 2 पीपल इन्वॉल्व. वन इज अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है उसमें आपको कंडीशन नंबर 1 होती है कि आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं जिसके ऊपर चर्चा हमने पहले भी की है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जामिनेशन में आपको पास होना जरूरी है. और उसके पास होने के बाद में एक सर्टिफिकेट चाहिए हमें एक अथॉरिटी के पास से. इस अथॉरिटी का नाम है
सेक्शन नंबर 458 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 458 में एक ऐसी अथॉरिटी, 458 में गवर्नमेंट कुछ पावर अपने डेलीगेट करती है, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसी अथॉरिटी को ये जो अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और ये अथॉरिटी इशू करती है आपको लाइसेंस और आप बन जाते हो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यू बनना है तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो आपको पहले भी पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की हो सकती है जो पार्लियामेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होती है, जैसे एग्जांपल ICAI, ICSI। एक और चीज की बात करूंगा जिसका जिक्र करना जरूरी है, एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनीज, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा एग्जांपल मेरे सामने है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसके ऊपर चर्चा होगी आपकी। इनको ही रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन ये कंडक्ट करवाते एग्जामिनेशन, उनकी एग्जामिनेशन में पास होने में ये अथॉरिटी के पास में आपको जाकर उस यहाँ के पास होने पर आप बन जाओगे इसके मेंबर। और ये मेंबर जाकर वहाँ पे अथॉरिटी के साथ में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे इनको प्राप्त होगा एक लाइसेंस एंड दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू बिकम व्हाट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हमारा ICAI जो है, जरा पढ़ सकते हो ICAI का ये RVO प्रोग्राम्स, यहाँ पे प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ ICAI RVO रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ICAI इज ऑल्सो वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये काम करते हुए आपको दिखाई देगी, राइट। उसके पहले हम लोग सबसे अच्छी एग्जांपल हमारा ICAI खुद है, और भी बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करें तो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ICAI RVO कंडक्ट्स 50 आवर्स एजुकेशनल कोर्स एज स्पेसिफाइड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ICAI क्या करती है, 50 घंटों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है और वो 50 घंटों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद में आपको अवसर मिलता है कि आप IBBI के तहत आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाओगे। मतलब कल चल के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जब भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जरूरत पड़ेगी, यू विल बी अपॉइंटेड बिकॉज आपने ICAI का ये ट्रेनिंग लिया है जो कि IBBI प्रमाणित है। IBBI ऑफ इंडिया, आप कहेंगे सर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कैसे आप मिक्स कर रहे हो? बिकॉज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक भी जब किसी कंपनी का IBC चलता है, उसके कई सारे एसेट्स का रजिस्ट्रेशन, कई सारे एसेट्स का वैल्यूएशन करना जरूरी है। वो वही रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है जिस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने अपने आप को IBBI के तहत रजिस्टर किया। जैसे कि यहां से आप देख सकते हो, इस समय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, यहां पे कई तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। तो आप देख सकते हो, मैं कुछ लोगों के नाम यहां पे पढ़ सकता हूं आपको। ये नेम ऑफ दी आप देख सकते हो, यहां पे ये सारे जो लोग हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर फाउंडेशन, ICSI रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाया। मैं यहाँ पे चाहे तो आपको ये भी लिस्ट बता सकता हूँ कि आज तक इंडिया में, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आपके लिए, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनका भी ये भी IOV बोल के एक, जैसे ICAI है वैसे ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स, ये भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ वैल्यूअर्स, द फर्स्ट नेशनल प्रोफेशनल वैल्यूएशन सोसाइटी। IOV इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स इन इंडिया। यहाँ पे भी आप जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इनके भी एग्जामिनेशन में आप बैठकर पास होने के बाद में आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने का मौका मिल सकता है। तो अब अच्छा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू विच एप्लीकेंट इज अ वैल्यूअर, मतलब कि क्लास ऑफ असेट्स,
आपको पहले तो डिसाइड करना चाहिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से एरिया का वैल्यूअर बनना होता है। आपको प्लांट एंड मशीनरी का बनना है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का बनना है, आपको इंटेंजिबल असेट्स का बनना है, वो सारी चीजें आपको यहां से डिसाइड करना होती है। ठीक है, तो जिस टाइप का आपका क्लास ऑफ असेट्स होता है, आपको पे देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, कॉफी एंड टी प्लांटेशन, मशीनरीज, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें। तो वेन एवर यू गिव द एग्जामिनेशन, आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से एरिया का वैल्यूअर बनना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलती है। कहां से ट्रेनिंग मिलती है? वो ट्रेनिंग मिलती है आपको RVO, दैट इज व्हाट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे कि यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया ICI भी काम करती है, जैसे अभी मैंने यहां पे स्क्रीन पर ये ऑर्गेनाइजेशन दिखाई IOV, ऐसे बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाता, लिस्ट ऑफ इंडिया में कौन से लोग हैं जो ये काम करते हैं। अब देखो जैसे इतने लोग हैं, अब ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं एग्जांपल देखता हूं, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली में देखता हूं कि कौन से लोग हैं जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है इस समय, जो एग्जामिनेशन पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नाम आपके पास में है, आप देख सकते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है, ये वो सारे लोग हैं जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है। उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम डालिए, उनका क्वालिफिकेशन का फोन नंबर। आप कहेंगे इतनी सारी डिटेल्स जो दी है, वो डिटेल्स क्यों दी है? वो डिटेल्स इसीलिए दी हुई है कि कल चल के मुझे रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए तो मैं यहाँ पे इंटरनेट पर जाकर अपने एरिया का रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर्च कर सकता हूँ। बिकॉज कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे लिखा होता है आपको ये वैल्यूएशन चाहिए तो उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में ठीक है तो ये चैप्टर आपको आगे समझेगा, अदरवाइज आपको कभी समझेगा नहीं। ऑथोरिटी क्या होता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या समझ में आ रही है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ICI का नाम यहां पे आया हुआ है, तो ये एग्जामिनेशन आपको जाके कहां पे देना है? आपको यहां पे जाना है, कहां पे? ICI जैसे कोई भी जगह पे अगर उनके एग्जामिनेशन में आप पास होते हो तो वो डेटा लेकर, और जो सारे हमने जो क्वालिफिकेशन देखे, आप सभी ने देखा होगा, रूल 3 हमने पढ़ा है एलिजिबिलिटी। तो यहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट यह लिखा था, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ इज अ मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको शायद से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर नहीं हो तब तक आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन ही नहीं सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? सो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाते हुए आपको ये पढ़ाऊंगा कि अब इस पूरे एप्लीकेशन, एक बार अगर आप मेंबर बन जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अथॉरिटी के पास जाना होगा। अथॉरिटी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डेलीगेट करता है कि वो ये लोगों को लाइसेंस दे सके। मतलब कल सके सपोज मैं मेंबर बन गया फिर भी मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं हूं, बिकॉज मेंबर, देखो ICI ने कंडक्ट किया एग्जामिनेशन, मैं उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर के एग्जामिनेशन में पास हुआ, फिर जाके मैं उसके जो मेंबरशिप के बाद में वो सारा डॉक्यूमेंट, वो सब डेटा किसको मैं सबमिट करूंगा? मैं सबमिट करूंगा अथॉरिटी को, और अथॉरिटी मुझे लाइसेंस देगा। इसलिए मैंने यहां पे जब डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम इस तरह से बनाया था। देखो मैंने एग्जामिनेशन पास हुआ, फिर मैं अथॉरिटी को अप्लाई करता हूं, ये अथॉरिटी 458 वाली होती है, वो मुझे लाइसेंस इशू करती है, तब जाके मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर फाइनली बन जाता हूं। आगे ये रहा आपके सामने। अब दूसरी बात, इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल हो और आपने वो एग्जामिनेशन पास की है, या कंपनी और जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनमें से कुछ लोगों ने एग्जामिनेशन पास हुई है आपका, इसके बारे में हमने सवेरे ही पढ़ा था 3 और विच इज लोअर। अब बताओ, ये फॉर्म A और यहां पे लिखा है फॉर्म B। फॉर्म A के अंदर जो इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, जो एग्जामिनेशन RVO रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबरशिप ले चुका है, जो एग्जामिनेशन पास हो चुका है, 5,000 प्लस GST भर के, और कंपनी और फर्म होगा तो 10,000 प्लस GST भर के वो अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा। अथॉरिटी को लगता है कि ये सारी चीजें जो रूल 3 में लिखी थी, जो एलिजिबिलिटी के सारी चीजें जो सही है, मतलब ये सारा चीज है जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वो सब कुछ चीजें उसकी है। मतलब ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहां से लेके इतनी सारी चीजें, वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो माइनर नहीं, वो सारी चीजें, इसकी इंटीग्रिटी, वो सारी चीजें उसके पास में है, वो रिक्विजिट सारा जो डिग्री चाहिए वो सब कुछ उसके पास में है।
तो वो बंदा करेगा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में दो ही चीजें होगी ना, एक तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। पर अगर रिजेक्ट हुआ तो उसके रिजेक्ट होने के 21 डेज के अंदर उस व्यक्ति को वापस एक अपॉर्चुनिटी कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को 21 डेज के अंदर सबमिट कर सकता है, अगर उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स की गलती हुई होगी तो। अब 21 डेज के बाद में अगर वो सबमिट करता है तो उसके बाद में दो ऑप्शंस और है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट मतलब क्या, किस सेंस में एक्सेप्ट, कि जब डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो जरूरी नहीं है कि उसके सब कुछ सही होंगे, फिर से एक बार उसने अगर गलती कर दिया तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर उसने सेकंड टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स अच्छे दिए होंगे तो वो एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो वापस से सारी कहानी समझते हैं। आपको फॉर्म ए लेकर और फॉर्म बी लेकर 5,000 रुपए और 10,000 रुपए इंडिविजुअल एंड कंपनी रिस्पेक्टिवली आपको सबमिट करना है अथॉरिटी के पास में। अथॉरिटी लगता है सब कुछ सही है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, लगता है उनको सही नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद में इसका मतलब नहीं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 21 डेज के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में लगता है अथॉरिटी को कि आपने सब कुछ सही बोला तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट अगर हुआ तो ये उस बंदे को 45 डेज के अंदर समझाया जाता है कि यू गॉट रिजेक्टेड। मतलब अथॉरिटी टेक्स द टाइम ऑफ 45 डेज, 45 दिन के अंदर उसको इंफॉर्म किया जाता है कि कम्युनिकेट किया जाता है कि तू इस बार भी एग्जामिनेशन में फेल हुआ, मतलब अभी जो तुमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो फिर से दोबारा रिजेक्ट हुए। और अब होता है क्या, 15 डेज के अंदर, मतलब इंफॉर्मेशन उसको मिलने के बाद में 15 डेज के अंदर, कितने दिन बोल रहा, 15 डेज के अंदर दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट वन मोर टाइम। अगर वो सबमिट करता है और लगता है कि सब कुछ चीजें सही है तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर और उसको मिल जाएगा लाइसेंस। अदरवाइज अब की बार भी रिजेक्ट हुआ तो फिर वो कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाएगा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम सबमिट करेगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो वापस से फर्स्ट टाइम सबमिट हुआ वो रिजेक्ट होगा, 21 दिनों में वापस सबमिट करेगा, 21 दिन में वापस सबमिट करेगा। उसके बाद में अगर रिजेक्ट हुआ तो 45 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करेंगे। 45 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करने के बाद में 45 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करने के बाद में अगर वो 15 डेज के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लाके दे रहा है तो हम लोग समझेंगे कि उस इंसान को एक्सेप्टेंस मिल सकता है अगर उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अब की बार सही दिए। अगर अब की बार भी वो डॉक्यूमेंट सही नहीं सबमिट कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो दिस पर्सन विल बी रिजेक्टेड एंड दैट पर्सन कैन नॉट बिकम व्हाट, रजिस्टर वैल्यू। अब जहां जहां पे मैंने एक्सेप्ट लिखा है, देखो एक्सेप्ट पहले मुकाम पर कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे और कुछ थर्ड अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। जब भी मैं एक्सेप्ट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट होगा मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट होगा मतलब इसको कर दिया जाएगा लाइसेंस इशू और ये आदमी बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जब भी एक्सेप्ट होगा तो वो ये बन जाएगा, जब भी एक्सेप्ट होगा तो उसको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, उसको मिल जाएगा लाइसेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया वो कहां से पढ़ा है, मैंने जो आपको पढ़ाया वो यहां से पढ़ा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा भी पढ़ के हो चुका है। तो अभी ये जो इसके अंदर जितना भी लिखा था वो सब कुछ मैंने इस डायग्राम में कवर कर लिया है। एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बंदे को जिसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का दर्जा मिल चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको जिंदगी भर तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलकर अपने आप को बरकरार रखना है तो उसको ये निम्नलिखित सारी चीजों को हमेशा फॉलो करना जरूरी है। अगर इनमें से एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो हो सकता है ये बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर के इससे डिग्री से उसको निकाल दिया जाएगा, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है, देखो वापस से अब वो रजिस्टर्ड वैल्यू बन चुका है, तो अब उस जब तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसको ये सारी चीजों को हमेशा फॉलो करना जरूरी है। क्या लिखा है, एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम्स मतलब क्या, हमेशा से उसको क्या फॉलो करना जरूरी है, एलिजिबिलिटी, बजट जो एलिजिबिलिटी हमने देखी है, एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अंडर व्हाट, रूल 3। तो रूल 3 मतलब ये रूल 3 में लिखा था कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अचानक से अगर वो अनसाउंड हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो हुआ है वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर दिया जाएगा और रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं हुआ। मतलब ये रूल 3 में जितनी भी कंडीशन आपने लिखी थी, रोमन 1 से लेके ए से लेकर यहां तक के तक जितनी भी कंडीशन लिखी थी, या कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए ए से लेकर ए तक जितनी भी कंडीशंस लिखी थी वो लाइफ लॉन्ग उनको फॉलो करना जरूरी है। इनमें से फॉर एग्जांपल अचानक से रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के बाद में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको फिर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने का मौका नहीं मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा या फिर उसको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर दूसरी बात बी, एट ऑल टाइम्स कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब क्या, प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दिस रूल्स
provision of the act, these rules and the bylaws or internal legislation as the case may be of the respective registered valuer organization. अब रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन अगर आईसीआई है तो आईसीआई के रूल्स उसको फॉलो करना जरूरी है जब तक वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है. अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आईसीएसआई से बना हुआ है तो आईसीएसआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा से फॉलो करना जरूरी होंगे. अगर इन बिटवीन वो फॉलो नहीं करता तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं माना जाएगा. तीसरी बात, इन इज कैपेसिटी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर नॉट कंडक्ट वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स और क्लासेस ऑफ द असेट्स अदर देन विच इट हैज बीन रजिस्टर्ड. अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ लोग प्लांट एंड मशीनरी के लिए वैल्यूअर बनते हैं, कुछ लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनते हैं, कुछ लोग इंटेंजिबल के लिए बनते हैं. हर एक बंदा जब वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनता है उसको डिसाइड करना पड़ता है वो किसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर है. अब ये सवाल उठ रहा है कि जब भी वो काम करेगा तो अगर फॉर एग्जांपल वो उसने एग्जामिनेशन पास की है प्लांट एंड मशीनरी की तो हमेशा प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही काम करेगा. अगर वो किसी और का काम करने लगा तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, टेक प्रायर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर शिफ्टिंग इट्स मेंबरशिप फ्रॉम वन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. सपोज एग्जाम्पल अगर वो आईसीआई का एग्जामिनेशन में पास हुआ है, नाउ ही वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम व्हाट आईसीआई टू आईसीएसआई या कोई भी और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जामिनेशन दे रहा है. पहले वो इसका मेंबर था, अब किसी और का मेंबर बन रहा है, क्योंकि इंडिया में आरवीओ बहुत है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी. आप जब गूगल पे डालो लिस्ट ऑफ आरवीओ डालो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल आईसीआई, जैसे मैंने आपको ये बताया था फॉर एग्जांपल आईओवी. अब कोई बंदा आईसीएआई से अगर उसको आईओवी पे जाना है तो उस केस में उसको अथॉरिटी को मतलब सेक्शन नंबर 458 की जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं. अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेगा तो फिर आप समझ सकते क्या होगा, उसकी सर्टिफिकेट को उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा. टेक एडिक्वेट स्टेप्स टुवर्ड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, मतलब जब भी कभी भी उनके मेंबर्स को ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी बंदा होगा कौन, जैसे कि जो बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनता है अगर उसको काम करते समय कोई बंदों को फॉर एग्जांपल मैं आई वाज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अगर मैं क्लाइंट हूं तो इसका वो काम है कि उसने मेरे ग्रीवेंसेस को हमेशा सॉल्व करना चाहिए क्योंकि मैं उसका एक क्लाइंट बन जाऊंगा. तो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है, इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने हमेशा अपने क्लाइंट के दुख दर्द को सॉल्व करना चाहिए. मेंटेन रिकॉर्ड अगला पॉइंट है, उन्होंने कम से कम 3 साल के अंदर, मतलब आज अगर 2019 से 2016, 17, 17, 18, 18, 19 में जितना भी काम उन्होंने किया है और जितने भी लोगों का वैल्यूएशन किया है उन सबका उन्होंने रजिस्टर्ड मेंटेन करना चाहिए. कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन. देखो बच्चों, हर कोई बंदा, जब मैंने आपको फिर से एक बार कहना है, वो 2 लोगों का बच्चा है. एक तो बच्चा है किसका, आरवीओ की एग्जामिनेशन पास हुआ है, और दूसरा बताओ अब वो आरवीओ का है. तो आरवीओ अगर फॉर एग्जांपल आईसीआई है तो आईसीआई ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए है उसने हमेशा से वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए बिकॉज वो आईसीआई का बच्चा है. अगर वो आईओवी का बच्चा है तो आईओवी ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट दिए होंगे उस कोड ऑफ कंडक्ट को उसको हमेशा फॉलो करना जरूरी है. आगे ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट. अब क्या करना लिखा है यहां पे, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, allow only the partner or a director who is a registered valuer for the assets and classes that is being valued to sign. अब देखो बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म में 12 लोग हैं, उसमें से 3 ही लोग हैं जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, बाकी 9 लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं. फिर भी वो फर्म एज अ फर्म रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकती है, पर जब साइन करने का वक्त आएगा तो वही लोग साइन करेंगे जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उनके अलावा, मतलब वो तीनों में से भी कोई साइन करेगा, वो 9 लोग को साइन करने का राइट नहीं होगा. आगे, इन केस द पार्टनरशिप फर्म partnership entity of the company is a registered valuer, it shall disclose to the company concerned the extent of the capital employed or contributed in the partnership entity or the company by the partner or the director as the case may be, who would sign and act in respect of the relevant valuation assignment for the company. अब जैसे कि मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका कोई पार्टनर जब साइन करेगा तो उस पार्टनर जो साइन कर रहा है उसने उस फर्म के अंदर उसका कितना स्टेक इन्वॉल्व है वो लिखना भी यहां पे देखना जरूरी है. वापस से पढ़ूंगा मैं. इन केस द पार्टनरशिप एंटिटी, उसमें के 12 में से 3 लोग मान लो जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, इट शैल डिस्क्लोज टू द कंपनी कंसर्न्ड, मतलब जिसका वो वैल्यूएशन करने जा रहे हैं उन्होंने हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप में जिसके 12 लोग हैं, जिसमें से स्वप्निल पाटनी, अंकिता पाटनी, हर्षद जाजू नाम के 3 लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर है और हम लोग रिलायंस का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं. तो हमने रिलायंस को यह डिक्लेयर करना चाहिए कि इस पार्टनरशिप फर्म में हमारा कितना पैसा, कितना स्टेक लगा हुआ है, एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनरशिप एंटिटी और द कंपनी बाय द पार्टनर और डायरेक्टर एज द केस में बी, हु वुड साइन. फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायंस के उस
वैल्यूएशन का साइन करने वाला हूं, तो मैंने रिलायंस को यह डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें मेरा कितना पार्टनरशिप का स्टेक है, कितना परसेंटेज का मैं पार्टनर हूं, ताकि रिलायंस को भी ये समझे जो बंदा मेरा साइन करने जा रहा है वो आखिर किस लेवल का बंदा है। आगे, इन केस ऑफ द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर बी लायबल along with what director who signs and acts in the respect of the valuation assignment on behalf of the company। क्या लिख रहा है? अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनती है तो जो बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो साइन कर रहा है along with डायरेक्टर, क्या लिखा है? कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब ना कि सिर्फ डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर है, एक बंदा जो डायरेक्टर है रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसने साइन किया, डज नॉट मीन वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। वापस से पढ़ना, इनके से कंपनी से रजिस्टर्ड वैल्यूअर बी लायबल अलोंग विद द डायरेक्टर, मतलब जो बंदा रिलायंस के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल पूरी कंपनी है और कंपनी वैल्यूएशन कर रही है किसका? रिलायंस के किसी प्रॉपर्टी का। तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी, उसमें 12 डायरेक्टर है और हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं रिलायंस का, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर, मैं साइन अगर कर रहा हूं तो सिर्फ मैं अकेला ही जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे साथ साथ अगर मैंने कुछ गलत काम किया, गलत वैल्यूएशन किए, तो मेरे साथ साथ में पूरी कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएगी। इसलिए कंपनी का ये दायित्व है, उन्होंने चेक कर लेना चाहिए कि जो बंदा डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोलकर वो अच्छा होना चाहिए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी द रजिस्टर्ड वैल्यूअर इमीडिएटली इन्फॉर्म द अथॉरिटी ऑन द रिमूवल ऑफ रिमूवल। मैं आपको बोलता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे 12 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से एक डायरेक्टर अब निकल गया, हम 12 लोग की पार्टनरशिप जब थी वो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन में थी, अथॉरिटी से हमको लाइसेंस मिल चुका था, 12 में से एक चला गया, अब 11 बज के, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी कि जो बंदा एक गया ना उसके बारे में हमने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज अथॉरिटी से हमें लाइसेंस मिला हुआ है। आगे, कंप्लाई विद सच अदर कंडीशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, आई होप यू आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। अब वापस से ना, हमने कौन सी बातें पढ़ी। पहली बात तो हमने पढ़ा कि जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कभी एक्सेप्ट होगा कभी रिजेक्ट होगा, 21 दिन 45 दिन 15 दिन आपको समझा है। उसके बाद में क्या लिखा है यहां पे कि एक बार अगर आपको लाइसेंस मिल जाए तो इसका मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर तक के लाइसेंस बन जाओगे, आपको लाइसेंस मिलने के बाद में ये सारी चीजों को हमेशा फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। आगे, कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन, या फिर मैं इंडिविजुअल है हम कर रहे वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन करते समय हमने कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूंगा। द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल व्हाइल कंडक्टिंग द वैल्यूएशन कंप्लाई विद द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। I should comply with the valuation standard as notified or modified under rule what 18। तो रूल नंबर 18 में जो वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड दिए होंगे वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। जैसे आप अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो आईसीआई ने दिए हुए हैं वो फॉलो करते हैं, वैसे ही वैल्यूएशन करते समय वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड जो रूल 18 में दिए हुए हैं वो सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने फॉलो करना चाहिए जब वो किसी भी असेट का वैल्यूएशन कर रहे हैं। आगे, provided that until the valuation standard are notified or modified by the central government, a valuer shall make a valuation as per। जब तक ऐसे रूल 18 के स्टैंडर्ड जिंदगी में इंट्रोड्यूस नहीं हो जाते हैं तब तक हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जैसे कि IFRS और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईसीआई के कुछ स्टैंडर्ड होंगे तो वो हमने फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो अगर उन्होंने दिए हुए कोई स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्ड रूल 18 के स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है। जब तक वो स्टैंडर्ड नहीं आते तब तक हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जैसे एग्जांपल IFRS या फिर कोई भी RVO के स्टैंडर्ड को जैसे एग्जांपल आईसीआई ने कुछ स्टैंडर्ड दिए होंगे तो वो फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। द रजिस्टर्ड वैल्यूअर मे ऑब्टेन इनपुट्स फॉर हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट। आप सभी जानते हो जब भी कोई ऑडिटर होता है जिसको उसको कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है तो किसी और ऑडिटर और एक्सपर्ट से नॉलेज ले सकता है। यहां पे यही लिखा है अगर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अगर कोई चीज का नॉलेज नहीं है तो किसी और रजिस्टर्ड वैल्यूअर का इनपुट ले सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पर जब आप किसी और का इनपुट लेते हो ना उसकी जानकारी उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से लिखना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड वैल्यूअर मे ऑब्टेन द इनपुट्स, वो इनपुट ले सकता है फॉर हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट टू get a separate valuation for an asset class conducted from the author another registered valuer, in which case he shall fully disclose the details of the inputs and the particular etc of the other registered valuer in his report and the liabilities against the resultant valuation irrespective of the nature of inputs and valuation by other registered value। मतलब चाहे आपने किसी भी टाइप का नॉलेज किसी और रजिस्टर्ड वैल्यू से लिया होगा, कोई इनपुट लिया होगा, कोई भी आपने राय ली होगी, उसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर ए हूं, मैंने मिस्टर बी से कोई जानकारी ली है बिकॉज मुझे उस एरिया में नॉलेज नहीं था, पर जब भी मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाऊंगा तो मिस्टर बी के बारे में जिक्र करना जरूरी कि मैंने ये फलाना जानकारी मिस्टर बी से लेकर ये रिपोर्ट बनाया हुआ है।
द वैल्यूअर शाल इन हिज रिपोर्ट, जब वैल्यूअर जब भी रिपोर्ट बनाएगा उसने अपने रिपोर्ट में कौन सी चीजों को लिखना जरूरी है कि भाई मुझे ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, ये जो मैं किस टाइप का वैल्यूअर हूं, मैं कौन से आरवीओ से प्रमाणित हूं, सारी कौन सी जानकारी, मैंने किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये वैल्यूएशन किया है, ये सारी जानकारी मुझे वैल्यूएशन के रिपोर्ट में। फॉर एग्जांपल देखो कभी 232 आपने सेक्शन दिखा है जहां पे दो कंपनीज अमालगमेट होती है, मान लो वीडियोकॉन बोल रहा हूं, वोडाफोन एंड आइडिया का दोनों का अमालगमेशन हो रहा है। अमालगमेशन में लिखा गया कि ये ये वोडाफोन के जितने टावर उसकी वैल्यू 500 करोड़ है। अभी 500 करोड़ कौन बोल रहा है? वोडाफोन बोल रहा है। तो एनसीएलटी क्या बोलेगा? एनसीएलटी बोलेगा एक काम कर वोडाफोन तू मत बोल इसकी वैल्यू 500 करोड़ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बोलना चाहिए कि इसकी वैल्यू 500 करोड़ है, तो मैं मानूंगा। इसीलिए दोस्तों जब भी कभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करता है तो उसको ये सारी चीजें लिखना जरूरी है कि वो टावर के जब 500 करोड़ की वैल्यू आएंगे ना, उसके सिर्फ ये नहीं लिखना कि इस चीज की वैल्यू इतनी, उसके साथ साथ में ये डेटा भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। कौन सा डिस्क्लोज? नंबर 1 कि आपके पास में जब एसेट्स का वैल्यू कर रहे थे उसकी क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, ये एसेट का वैल्यूएशन क्यों किया जा रहा है, ये आईबीबीआई में वैल्यूएशन किया जा रहा है या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वैल्यूएशन किया जा रहा है या अमलगमेशन की वजह से किया जा रहा है। और क्या लिखा? आइडेंटिटी ऑफ द वैल्यूअर, मतलब ये बंदा कौन से, मतलब ये बंदा है कौन, ये इसका मेंबरशिप का नंबर क्या है, ये कौन से डेट पे अपॉइंट हुआ था, ये साथ साथ में इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ था वो भी इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर मान लो ये इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट मान लो जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर वो हो सकता है उसका बायस्ड ओपिनियन आ रहा है तो उसने डिस्क्लोज करना चाहिए कि हाँ भाई मैं फलाना ये जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मैं रिश्तेदार हूं, तो उसने ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि नहीं। पहली बात तो जो बंदा इंटरेस्टेड होता है ना वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट हो नहीं सकता। ओके, तो डिस्क्लोज क्या करेगा कि जो उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है मेरा उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं कौन से डेट पे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वैल्यूएशन डेट, मुझे कौन से कंपनी ने, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने स्वप्निल पाटनी को अपॉइंट किया था, कौन से दिन पे अपॉइंट किया था, कि वो सारी चीजें देखना जरूरी है। फिर बाद में जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा था उस प्रॉपर्टी की तो मैंने क्या क्या इंस्पेक्शन किया, मेरे को ये जो इंस्पेक्शन किया उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, मैंने कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये वैल्यूएशन किया है, और बाद में ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के यूज करते समय क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए और क्या क्या मेजर फैक्टर्स को कंसीडर किया था ये सारे वैल्यूएशन करते समय, और कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीजों को उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखना जरूरी है। बताओ लिखेगा कौन? रजिस्टर्ड वैल्यू लिखेगा। कब लिखेगा? जब वो किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा तो उसको ये सारी जानकारी भी उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखना बहुत जरूरी है। अब टेम्पररी सरेंडर की बात करें, कौन सरेंडर? अब मान लो कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, अगर उसका काम करके हो सकता है कुछ महीनों के लिए अगर उसको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना है तो वो अपने जो लाइसेंस मिला है, जो अथॉरिटी से उसको लाइसेंस मिला है, वो टेम्पररी सरेंडर कर सकता है। अब देखो क्या लिखा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब फॉर एग्जांपल स्वप्निल पाटनी ने आईसीआई की एग्जामिनेशन पास कर ली है और उसको अथॉरिटी से लाइसेंस भी मिला है, पर वो 6 महीने के लिए या 6 साल के लिए वो यूएस जा रहा है, तो क्या उस समय के लिए वो टेम्पररी सरेंडर कर सकता है? कर सकता है। क्या लिखा है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर में temporarily surrender his registration certificate in accordance with bylaws or regulation as the case may be of the registered valuer organization. On such surrender the valuer shall inform the authority for taking. समझा क्या लिखा है? वापस से सारी बातें क्लियर करो। रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब कौन? जिसको लाइसेंस मिला है। क्या वो टेम्पररी में मतलब उसकी इच्छा है तो वो क्या कर सकता है? टेम्परली सरेंडर कर सकता है हिज रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट द बायलॉज रेगुलेशन एज द केस में बी of the registered valuer organization, and on such surrender the valuer shall inform the authority for taking such information on record. I hope you are understanding. तो क्या होगा? जिस उसको मेंबरशिप कहां से मिली थी? He was getting membership from what? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा? हे भाई मैं अब पिछले आने वाले 6 साल के लिए मैं इंडिया में हूं नहीं, या फिर मैं ये काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, तो ये हुआ मेरा सरेंडर कर रहा हूं और कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए मैं अब काम आरवीओ में मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के मैं आरवीओ के साथ में नहीं करना चाहता हूं। फिर क्या होगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन शैल इन्फॉर्म, मतलब जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को मैं पहली बात तो मैं इन्फॉर्म करूंगा आरवीओ को, देन आरवीओ विल इन्फॉर्म दिस इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटी कि ये हमारा स्वप्निल पाटनी नाम का बंदा था जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर था जिसने अपना सर्टिफिकेट 6 साल के लिए सरेंडर कर दिया है। Shall inform the authority if any valuer members has a temporarily surrender his its membership or revived his or its membership after temporary surrender not later than 7 days। मतलब हो सकते फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 मुझे आरवीओ को बोलना है, स्टेप नंबर 2 आरवीओ 7 दिनों के अंदर अथॉरिटी को बोलेगा, बस दैट इज ऑल अबाउट सरेंडर। मैं पहले किसको इन्फॉर्म करूंगा? आरवीओ को, फिर आरवीओ 7 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करेगा? अथॉरिटी को। आगे
एवरी रजिस्टर्ड वैल्यूर ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लेस ऑन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर ICI लिख देगा। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना ही चाहता हूँ, मैं अगर दिखाऊंगा ना तो आपके साथ में गलत हो जाएगा। 1 मिनट, मैंने अपने इंटरनेट पे देखी थी वो इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। ओहो, नहीं मिल नहीं रहा मुझे। वो अगर दिखा था ना मैं आपको तो आपको भी और समझ में आता कि इंडिया में बहुत सारे लोग ये सब काम कर रहे हैं। मैं फिर भी एक बार अब कोशिश करता हूँ। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स इन इंडिया रजिस्टर वैल्यूअर्स है, उनके रूल्स, रजिस्टर वैल्यूअर्स, बताओ ये सब नाम किसके हैं? ये नाम क्या दिए हुए हैं? ये वो सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं। अनिल कुमार सक्सेना, जितेन, क्या नाम लिखा, मुनीश अग्रवाल, अजित, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जामिनेशन पास किए, जो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं और साथ साथ में ये रजिस्टर्ड IBBI के साथ में भी हो चुके हैं, ताकि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए भी अब वैलिड रजिस्टर्ड वैल्यूअर माने जाएंगे। तो कल चके अगर आपको IBC के लिए CA की प्रैक्टिस करते समय रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है। उन्होंने खुद ही इस लिस्ट को जनहित में जारी किया है, ताकि आप जैसे लोग देखें और समझें कि मेरे इलाके में आसपास कौन सा बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है, नेम ऑफ RVO एनरोल्ड विद, अभी कोई ICI से है, कोई IOV से है, कोई PVI से है, आपको दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है ताकि आपको समझे इंडिया में RVO जो है, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब एग्जामिनेशन आप किसी भी जगह से देख सकते हो। तो इसने IOV से दिया है, कुछ लोग ICI से भी है, कुछ ये देख कौन सा है, CVS RTA से है, कोई ICSI से भी पास हुए हैं। तो ये इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन है और कब पास हुए उसकी जानकारी भी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी है, असेट क्लास भी लिखा हुआ है कि ये बंदा जो रजिस्टर वैल्यू है वो किस चीज़ का रजिस्टर वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग का है या सिक्योरिटी का है, किस चीज़ का वो है, वो सारी चीज़ें, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। ये बंदा गुड़गांव से है, एक बंदा कोलकाता से, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलने से आपको थोड़ा सा फायदा और होगा समझने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों इस पॉइंट के साथ में। फंक्शंस ऑफ वैल्यूअर, अ वैल्यूअर शैल कंडक्ट वैल्यूएशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट एज पर दिस रूल्स एंड ही मे कंडक्ट द वैल्यूएशन एज पर दिस रूल्स इफ द रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ और बाय एनी अदर रेगुलेशन अथॉरिटी। पहली बात तो क्या लिखा है इसने, इन रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं, जो रूल्स हमने पढ़े हैं, अभी पढ़ा ना आपने रूल्स, ये रूल्स है, ये रूल्स के हिसाब से उसने वैल्यूएशन करना चाहिए जब भी अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट मतलब कौन से एक्ट? कंपनीज एक्ट में जब भी वैल्यूएशन करना है तो उन्होंने इस रूल्स का फॉलो करना चाहिए। और साथ में लिखा है इन्हीं रूल्स का उपयोग करना होगा अगर आपको बाकी एक्ट में भी अगर आपको वैल्यूएशन करना है। फॉर एग्जांपल अभी की बात करता हूं, अदर लॉ और बाय एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे एग्जांपल IBBI के तहत अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या फिर अगर कंपनीज एक्ट में भी अगर आपको वैल्यूअर बोल के काम करना है, चाहे कंपनीज एक्ट में करना है चाहे बाकी एक्ट्स में करना है, रूल्स फॉलो तो यही करना होंगे। आगे ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। अब दोस्तों किसी बंदे को आपने, वैसे रूल्स आने के पहले जिस बंदे को आपने अपॉइंट कर लिया था वो बंदा कब तक काम कर पाएगा? ऑल्दो ही इज नॉट हैविंग द इनफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बट ये रूल्स आने से पहले जिस बंदे को आपने अपॉइंट कर लिया था उस बंदे को आप तुरंत काम से निकाल नहीं सकते, निकालना जरूरी नहीं है। दिस पर्सन को आप 31 जनवरी 2019 तक अपने साथ रख सकते हो। वापस से देखना, ये रूल्स आए थे
रूल्स आने के पहले भी अगर आपके पास में कोई बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर था, उसको रूल्स आने के बाद में भले ही वो बंदा अब एलिजिबल नहीं है, तुरंत उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी 31 जनवरी 2019 तक काम कर सकता है। देखो क्या लिखा है, एनी पर्सन हु मे बी रेंडरिंग वैल्यूएशन सर्विसेज अंडर दिस एक्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स मे कंटिन्यू टू रेंडर वैल्यूएशन सर्विसेज विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब उसको पास में भले ही रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब भले ही वो उतना इक्वली क्वालिफाइड नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो बंदा काम कर पाएगा 31 जनवरी 2019 तक। Provided that the company has appointed any valuer before such date and the valuation of any part or it has not been completed before 31st, हो सकता है कि 31 जनवरी तक उसका काम फिर भी खत्म नहीं हुआ, तो उसको और एक्सटेंशन दिएगा 3 महीने और तक का, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक वो अपना काम और चला सकता है और एक्सटेंड कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आगे एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्टर्ड, आपको समझा क्या मैंने क्या बोला था? मैंने वापस से कहता हूं, देखो अगर उसका काम अगर कंप्लीट नहीं होगा 31 जनवरी 2019 तक, तो वो बंदा हो सकता है उसका 90% काम हो गया होगा, 10% काम नहीं हुआ होगा, तो उसको बोलेंगे भाई ठीक है, अब 3 महीने मैक्सिमम के अंदर तुमने काम खत्म करना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अप्रैल 2019 तक इस बंदे से काम खत्म हो जाना चाहिए। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। अब किसकी बात करें? अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बनना है, आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है ताकि लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर का मेंबर बन सके और उनको फ्यूचर में अथॉरिटी से लाइसेंस मिल सके। मतलब जो एग्जामिनेशन यहाँ पे हमने देखी है, ये देखो कौन से लोग कंडक्ट करते हैं, IOV कराता है, ICAI कराता है, ICSI कराता है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्वप्निल पाटनी क्लासेस भी कल्चर के IOV मतलब क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर RVO बन सकता है क्या? जी नहीं बन सकता हूं, बिकॉज मेरे पास में वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कौन से। देखो यहाँ पे और लिखा है CV, SRTA, PVAI, ICMI सुना है कभी? ये जो CMA के जो एग्जामिनेशन जो चलाते हैं वो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स, ये सबके अपने अपने सर। तो मेंबरशिप नंबर जो होते हैं, तो जरा देखो ना, ये मेंबरशिप नंबर जो होते हैं ना, ये मेंबरशिप नंबर देखो IBBI, RV, ये सबके मेंबरशिप नंबर भी होते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा, ये देखो यहाँ पे ये सबके RVO अलग अलग टाइप के। अगर मान लो स्वप्निल पाटनी क्लासेस कल्चर के ऐसी ही है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो अलाउड है क्या? जी नहीं अलाउड है, बिकॉज मैं इनके जो क्राइटेरिया है उसमें मैं बैठता नहीं हूँ। बिकॉज इनका सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो सेक्शन 8 की कंपनी होना चाहिए एज पर 2013 कंपनीज एक्ट, या फिर वो सेक्शन 25 की कंपनी होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 1956, with the sole object of dealing with the matters relating to the regulation of values of an assets class or asset class and has its bylaws and the requirement specified in annexure 3। इसका इतना ही मतलब है, जो ऑर्गेनाइजेशन एक तो सेक्शन नंबर 8 जो 2013 कंपनीज एक्ट का है, या सेक्शन नंबर 25 है कंपनीज एक्ट 1956 का, इसमें आप वैसे तो इनका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्या? यही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग का मेन धंधा ये है कि हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे ताकि लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सके, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। या फिर लिखा है, और अगर आप ये नहीं है तो अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात होती है समझने के लिए, बिकॉज ICAI, ICSI, ICMAI ये सारी की सारी वो इंस्टीट्यूट है जो पार्लियामेंट द्वारा भारत में अस्तित्व में आई है। तो मतलब एक तो ये लोग बन जाएंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये बन जाएंगे मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले बन सकते हैं, या फिर ये बन सकते हैं, या फिर और एक बात ये प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द रूल 3 द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो, मतलब ये भी बन सकते हैं, बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द स्पेसिफिक एसेट क्लास। ये स्पेसिफिक एसेट क्लास मतलब क्या? ये सारे एसेट क्लास कौन से एसेट क्लास? ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। अभी कल्चर के शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो ये बंदा करेगा जिसके पास में सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट का नॉलेज है। अगर कोई बंदे का लैंड एंड बिल्डिंग का अगर वैल्यूएशन होगा तो ये पर्टिकुलर बंदा कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब हर एक बंदा जब वैल्यूअर बनता है ना, तो उसके एग्जामिनेशन के समय उसको डिसाइड करना पड़ता है वो किसके एग्जामिनेशन दे रहा है, वो प्लांट एंड मशीनरी की दे रहा है या सिक्योरिटी की दे रहा है या लैंड एंड मशीनरी की दे रहा है। ओके, आगे देखेंगे। तो मतलब यहां पे लिखा है एक तो NP होना चाहिए, या फिर कुछ ICI जैसा कुछ होना चाहिए, या फिर वो एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। किसके अंदर? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरफ वो सोसाइटी होना चाहिए।
या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। समझ में आया? एक तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से होना चाहिए या फिर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनमें से कुछ एक होने पर वो बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन पाएगा? वो बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करे। किसकी एग्जामिनेशन? ताकि लोग क्या बने? सीए नहीं, बिल्कुल है, सीए नहीं। वो क्या बन पाएगा? वो बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पर सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने से रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बनेगा, उसको एग्जामिनेशन पास करने के बाद में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, किसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा अथॉरिटी को, और तब जाके वो बन पाएगा। अब देखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस ऑफ रूल 1, मतलब जो बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, वो शाल बी रिकॉग्नाइज इफ इट, वो कब रिकॉग्नाइज होंगे? अगर जो जैसे कि एजुकेशनल कोर्स कंडक्ट्स एजुकेशनल कोर्सेज इन द वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन के अंदर वो एजुकेशनल ट्रेनिंग दे। अभी हमने आपको आईसीए का फोटो दिखाया था। वो तभी बन पाएंगे जब वो इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, कोर्सेज चलाएंगे। वरना अगर मान लो कोर्सेज ही नहीं चलाएंगे तो उनको क्यों हम लोग आरवीओ बनाएंगे आगे। इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी जैसा बोलती है वैसे वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। ग्रैंड मेंबरशिप, वो मेंबरशिप देंगे, साथ साथ में वो ट्रेनिंग देंगे। आपको अगर देखने में आ रहा होगा तो ये सारी चीजें वैसी है। आपको लगता नहीं आईसीआई जो करती है वो वही लिखा, जैसे कि आईसीआई क्या करती है, सीए का क्या करती है। फॉरगेट अबाउट, मान लो कि दुनिया में रजिस्टर वैल्यूअर नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है और सिर्फ आईसीआई सीए कराती है। तो आईसीआई सीए के लिए क्या कराती है? पार्लियामेंट के हिसाब से आईसीआई क्या कराती है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, लोगों को मेंबरशिप देती है, आर्टिकलशिप करवाती है, बार बार मॉनिटरिंग करती है, बच्चों की ग्रीवांसेस सॉल्व करती है, हमेशा एथिकल काम करती है, और अगर कुछ गलत होता है तो सारी चीजों को मैनेज करती है, पेपर एग्जामिनेशन के पेपर चेक करवाती है, ये सारी बहुत सारे कोर्सेज भी करवाती है। ये सारी चीजें कौन करवाता है? आईसीआई कराता है सीए के लिए। अगर आप इस समय आईसीआई सीए के लिए नहीं रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए काम कर रहा है तो आईसीआई को काम तो वही करना पड़ेगा, बिकॉज आईसीआई वाज द मीडिएटर बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टूडेंट्स। नाउ आईसीआई इज बिकमिंग द मीडिएटर बिटवीन रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड द अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? तो क्या कौन से काम करना पड़ेगा आईसीआई को या फिर कोई भी आरवीओ को? कौन से काम करना पड़ेंगे? एक तो पहले उनको एग्जामिनेशन लेना पड़ेगी, कंडक्ट कोर्सेज करना पड़ेंगे, साथ साथ में उनको मेंबरशिप, जो लोग पास हो जाएंगे उनको मेंबरशिप देना पड़ेंगी, वो ट्रेनिंग देंगे, मतलब ताकि लोग रजिस्टर वैल्यू का काम अच्छे से कर पाए। साथ साथ में उन्होंने लेस डाउन एंड एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द वैल्यूअर्स हु आर इन द व्हाट, हु आर इट्स मेंबर्स व्हिच इंक्लूड्स ऑल द प्रोविजन। समझा क्या लिखा है? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वैल्यूअर्स, लेस डाउन एंड एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द वैल्यूअर्स हु आर इट्स व्हाट, मेंबर्स। मतलब जो भी, जैसे आईसीआई थे कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ, आप जानते हो ना आईसीआई के जो लोग मेंबर उनके कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ते हैं, वैसे ये लोग भी अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी है, तुम्हारे लिए क्या करना अच्छा है क्या करना बुरा है। जैसे आईसीआई कहते हैं ना अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, तुम्हें जो लोग उसमें होते हैं प्रैक्टिस में, उनको मार्केटिंग करना अलाउड नहीं, वैसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे किसके लिए? रजिस्टर वैल्यू के लिए। साथ साथ में वो प्रोवाइडिंग फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इट्स मेंबर्स, तो मेंबर्स के लिए भी, और अगर उनका एनहांसमेंट कराने के लिए, उनका अपग्रेडेशन कराने के लिए अलग अलग टाइप के वो कोर्सेज बनाएंगे। जैसे आईसीआई बनाती है कोर्स बनाती है, आईसीआई आईएफआरएस का कोर्स लाती है, आईसीआई लाती है डीसा सीसा की कोर्सेज लाती है, वैसे ही ये रजिस्टर वैल्यू का अपग्रेडेशन लाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करवाएंगी। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द फंक्शनिंग, आप समझा? जो काम कर रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करेंगे, सारे मेंबर्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स का ग्रीवांसेस होगा, कुछ दुख दर्द होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी, तो वो सारी चीज़ों को भी वो सुलझाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक आईसीआई जैसे सीए के लिए सारे काम करता है, अब आईसीआई आरवी के लिए सारे काम करेगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, मेंबरशिप देगा, कोड ऑफ कंडक्ट लाएगा, साथ साथ में कुछ ग्रीवांसेस हो तो वो सॉल्व करेगा, साथ साथ में कोड ऑफ कंडक्ट लाएगा, साथ साथ में अपने मेंबर्स के अपग्रेडेशन के लिए कंटिन्यूसली उनको नए नए कोर्सेज लाएगा, और चेक करता रहेगा कि आपके मॉनिटरिंग करता रहेगा कि हमारे मेंबर्स जो है वो सारे सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल था ये पॉइंट, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस कहानी के कैरेक्टर जो है ना वो 2-3 टाइप के, 3 लोग हैं, एक रजिस्टर वैल्यूअर, एक आरवीओ और एक अथॉरिटी। पूरा चैप्टर 3 लोग की इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको 3 कौन से कैरेक्टर है, बनना क्या है? आरवी, बनाता कौन है? अथॉरिटी, और एग्जामिनेशन किसकी पास करना जरूरी है? आरवीओ की। तो पूरे चैप्टर में इन तीनों के बारे का ही जिक्र होता है। ये तीन लोग, एक तो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी रहती है सेक्शन नंबर 438। आरवीओ कौन बनता है? आईसीआई जैसे लोग बनते हैं, या फिर सेक्शन नंबर 8 जैसे बनते हैं, या फिर सोसाइटी एक्ट में ये जो लोग आते हैं, सोसाइटी जो होती है
वो बन सकते हैं, और आरवी वो बनते हैं जिन्होंने इनकी एग्जामिनेशन पास की। तो ये तीनों कैरेक्टर आपकी दिमाग में होना चाहिए। तो चैप्टर आपके बिल्कुल कदमों में है, कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसमें सवाल पूछने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका वाकई में प्रैक्टिकल लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक दिस, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ आती है। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई रिविजन लेक्चर्स। रिवीजन लेक्चर का पार्ट 1 2 मैंने अपलोड किया है, बस इसके ठीक बाद मेरा पार्ट 3 भी अपलोड होने वाला है, ताकि आपका पूरा कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉ अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। उसको जितने ज़्यादा बार आप लोग देखोगे उतना ही आपका सिलेबस और अच्छे से होगा। हर एक बंदे ने ये रिवीजन लेक्चर कम से कम 5 से 6 बार देखना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप कोई भी प्रोविजन को भूल ना पाए। लॉ पढ़ने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी कॉन्सेप्ट समझ जाता है, बट यू आर नॉट एबल टू रिटेन विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स। आपको ये कॉन्सेप्ट रिटेंड हो जाते हैं। जिस तरह से मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं वो तरीका इसलिए मैंने अपना है ताकि लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि कॉन्सेप्ट याद भी होना चाहिए। इसलिए मैं रेगुलर क्लास में बार बार रिवीजन लेता हूं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में सारा कंटेंट रिटेंड हो जाए। दोस्तों आएंगे वापस से यहां पे पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ा रहा हूं मैं हूं यहां पे रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एन एंटिटी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर द रिकग्निशन, क्या लिखा है? कंडीशन फॉर द रिकग्निशन ग्रांटेड अंडर रूल 3 शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन शैल। एक बार अगर आपको ये रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का, अगर ये आप इनमें से कोई तो एक चीज फॉलो कर रहे हो और ये सर आप काम करते हो, तो उसमें लिखा है एट ऑल टाइम्स कंटिन्यू। ये एट ऑल टाइम्स मतलब क्या? अगर आप आईसीआई हो और आप बन गए हो आरवीओ, तो बनने के बाद में आपको ये सारी चीजें मेंटेन करना हमेशा जरूरी है। समझ में आ रहा है? एट ऑल टाइम्स कंटिन्यू टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड अंडर रूल 12। अब रूल 12 के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है, यहां पे अभी हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें जो रूल 12 में लिखी है वो हमेशा उनकी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा था सेक्शन 8 वाले लोग जो है वो बन सकते हैं, पर कल से कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग का कर दिया, तो वो आरवीओ नहीं बन पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, उनका आरवीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब जो चीज़ें आपकी है, जिस चीज़ की वजह से आप बने हो, वो चीज़ आपकी कायम रहना चाहिए। मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आपने अभी भी देखा, हमने आपको रजिस्टर लिस्ट ऑफ वैल्यूज का दिखाया। तो आप जैसे एग्जाम्पल आईसीआई ने जितने जितने लोगों को आज तक आरवी बनाया है, उन्होंने उसका पूरा डिटेल मेंटेन करना चाहिए, विच शैल बी पब्लिकली अवेलेबल। अपनी वेबसाइट पे उन्होंने वो लिस्ट जारी करना चाहिए। एडमिट ओनली इंडिविजुअल्स हु पजेस द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट रूल 4। आप जानते हो रूल 4 के हिसाब से हमने बहुत सारे कंडीशंस देखी थी कि ऐसे ही लोग, रूल 4 के हिसाब से हमने पहले देखा था कि ऐसे ही लोग, क्या लिखा था रूल 4, यहां पे लिखा था क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बताऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको मैंने तब भी कहा था पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर की डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, वो सब याद होगा आपको। अगर वो बैचलर है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर वो एमकॉम एमए तो 3 साल का एक्सपीरियंस। ये सारी बातों को देखते हुए ही उन्होंने बच्चों को इस कोर्स के लिए एडमिट करना चाहिए। मतलब एवं कोई भी आ रहा है और कोई भी आईसीआई के साथ में रजिस्टर्ड हो रहा है रजिस्टर वैल्यूएशन के लिए, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आगे क्या लिखा है यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। मैं कहा हूँ मैं यहाँ पे हूँ। एडमिट्स ये तो खत्म हो गया। अब तक 3 बातें हैं। अगर आईसीआई को आरवीओ बोलकर कायम रहना है तो उन्होंने हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिस चीज़ की वजह से वो आरवीओ बने। दूसरी बात, जितने लोगों उन्होंने पास करवाया उसका मेंबर्स का लिस्ट उन्होंने जनहित में जारी करना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने मेंबर ऐसे लोगों बनाना चाहिए, ऐसे ही लोगों बनाना चाहिए जो रूल 4 के सारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। मेक सच रिपोर्ट टू ऑथोरिटी, जब भी ऑथोरिटी उनको कुछ डिमांड करेगा, बिकॉज आरवीओ के पापा कौन है? ऑथोरिटी। और ऑथोरिटी जब भी उनको कुछ डिमांड करेगा उन्होंने उसको सबमिट करना चाहिए। कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन, जैसी ऑथोरिटी उनको कोई भी डायरेक्शन देगा, बिकॉज पापा कौन है? ऑथोरिटी है। और आरवीओ किसके तहत काम करे? हमेशा आरवीओ शुड ऑलवेज वर्क एज पर द गाइडेंस गिवन बाय
ऑथोरिटी, और साथ में लिखा है एफ में बी कन्वर्टेड और रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन। ये दोनों आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, इवन दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी रेड दैट बट आई डिडंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में डिस्प्ले ऑन इट्स वेबसाइट द स्टेटस एंड द स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बीइंग इट्स वैल्यूअर मेंबर इंक्लूडिंग एक्शन अंडर रूल 17 being taken against him। क्या लिखा है? डिस्प्ले ऑन वेबसाइट द स्टेटस एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ, क्या स्टेटस है? एवरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बीइंग इट्स अ वैल्यूअर मेंबर इंक्लूडिंग एक्शन अंडर, मतलब कौन से का क्या स्टेटस है, कौन से अभी हो सकता है कुछ लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो एक्टिव है क्या, उन्होंने सरेंडर किया क्या, सस्पेंड हुआ है, उनका सबका डिटेल वहां पे होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बंदा पहले एक्टिव था अब वो 6 साल के लिए इनएक्टिव हो चुका है, सरेंडर कर चुका है, तो उसका अभी का फिलहाल का स्टेटस क्या है ये वेबसाइट पर लिखना जरूरी है एंड कंप्लाई विद सच अदर कंडीशन। तो ये सारी चीजें किसके लिए एप्लीकेबल थी? जो लोग है RVO यानी कि ICI जैसे लोगों को ये सारी चीजें एप्लीकेबल है, अगर उनको लगातार कंसिस्टेंटली अगर उनको RVO का काम करना है तो। अब बात करेंगे कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन। क्या लिखा है? ऑथोरिटी में कैंसिल और अथॉरिटी मतलब कौन? जिन्होंने लाइसेंस इशू किया था, वो लोग लाइसेंस को क्या लिखा है? सस्पेंड कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यूअर और रिकग्निशन ऑफ RVO। मतलब आपकी बार किसके बाद? अब पोते की भी बात कर रहे हैं और बेटे के। आप देखो ऑथोरिटी के नीचे कौन है? 2 लोग हैं, ध्यान में रखिए। अभी ये ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी सबसे पावरफुल है, उनका बच्चा कौन है? RVO, और RVO ने किसको बनाया? RV को बनाया। तो इनको क्या मिला है? लाइसेंस मिला है। इनको क्या बोला है कि हम तुम्हें रिकग्निशन दे रहे हैं कि तुम RVO बने। तो ऑथोरिटी चाहता है ना तो कैंसिल भी करा सकता है या सस्पेंड भी करा सकता है। किसको? इसको भी और इनको भी, मतलब वो बेटे के साथ भी और पोते के साथ भी वही सुलूक कर सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है, उनको सस्पेंड कर सकता है। अगर सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए और कैंसिल मतलब हमेशा के लिए कर सकता है। अगर एनी अदर लॉ अलाउइंग हिम टू परफॉर्म वैल्यूएशन दिस रूल्स और कंडीशन और रजिस्ट्रेशन एज अ केस में बी इन द मैनर। समझा क्या? कैंसिल कर सकता है अगर उन्होंने कुछ तो वायलेशन किया है। किसको वायलेशन किया है? प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इस पूरे कंपनीज एक्ट को वायलेट किया होगा, या कोई अदर लॉ, किसी को भी, मतलब कोई भी रूल्स, कोई भी वैल्यूएशंस के रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं किए होंगे, कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए होंगे, तो उस केस में लिखा है, यहाँ पे मे लिखा है, मे मतलब उनको लगता है तो कैंसिल करा सकते हैं, नहीं लगता तो नहीं भी करा सकते हैं। किसको फॉलो नहीं करने से? वैल्यूएशन के रूल्स को फॉलो नहीं किया, किसी और IBVI के रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे या कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, तो उस केस में फैसला किसका है? ऑथोरिटी का फैसला है। किसको कैंसिल करवाएंगे? एक तो पोते को या तो बेटे को। बेटा मतलब कौन? RVO, और पोता मतलब कौन? RV। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आगे बढ़ूंगा तो क्या लिखेंगे? कंप्लेंट अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट जाएगा बच्चों? अब एक कंप्लेंट जा रहा है, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट? ये कंप्लेंट जा रहा है कंप्लेंट अगेंस्ट द रजिस्टर्ड वैल्यूअर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? A complaint may be filed against the registered valuer or registered valuer's organization before the authority in a person or by post। समझा कि किसका? मतलब अगर if you're not happy with रजिस्टर्ड वैल्यू, किसी वैल्यूअर ने आपके साथ में गलत काम किया, ज़्यादा फीस चार्ज की होंगी, या फिर बराबर से डेटा नहीं दिया होगा, या फिर आपने पैसे दे दिए होंगे और उसने काम ही नहीं किया होगा, या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कंप्लेन करना है बिफोर द ऑथोरिटी इन पर्सन। क्या बोले? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, इन पर्सन जाना पड़ेगा ऑथोरिटी के साथ में। ऑथोरिटी कौन से सेक्शन में? 458 में। और बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा या कुरियर अलॉन्ग विद द नॉन रिफंडेबल फीस। कितनी फीस देना पड़ेगी? ₹1000। तो 1000 रुपये की फीस देके आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। किसके खिलाफ? बेटे के खिलाफ या फिर पोते के खिलाफ। अगर कंप्लेन करना है तो जाना पड़ेगा दादाजी के पास में। दादाजी के पास का नाम क्या है? ऑथोरिटी। और फीस कितनी देना पड़ेगी? कम से कम 1000 रुपये इन फेवर ऑफ द ऑथोरिटी, एंड ऑथोरिटी शैल एग्जामिन द कंप्लेंट एंड टेक सच नेसेसरी एक्शन। और ऑथोरिटी लगता है कि इन्होंने गलत काम किया है तो ऑथोरिटी में टेक करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट RVO, या फिर वो एक्शन ले सकते हैं RV के। Provided that in case of the complaint against the registered valuer who is a partner of a partnership entity or director of a company, the authority may refer the complaint to the relevant registered valuer organization, and such organization shall handle the complaint in accordance with bylaws। अब देखो क्या होगा, अगर the complaint किसके अगेंस्ट में है? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और वो ऐसा रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो who is a partner of the partnership entity और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब क्या? कंप्लेन हुई है किसके खिलाफ? इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ हुई है? किसी पार्टनर या डायरेक्टर। पार्टनर कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप फर्म के, या डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। आप सभी लोग जानते हो 3 लोग
आरवी बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म। पर आपकी बार तकरार किसके खिलाफ है? पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी के खिलाफ है, राइट? तो ऐसे केस में द अथॉरिटी इस मामले को रिलेवेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के पास एंड सच ऑर्गेनाइजेशन शैल हैंडल द कंप्लेंट। समझ गया? मतलब अथॉरिटी किसको ट्रांसफर करेंगी? इन केस ऑफ कंप्लेन है, कंप्लेन किसके खिलाफ? एक तो पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ, एक तो कंपनी के खिलाफ। इनके खिलाफ अगर कंप्लेन है तो इस केस में जो हमारी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी इस काम को डेलीगेट कर सकती है आरवीओ को कि हे आरवीओ, हे मेरे बच्चे, इनके खिलाफ कोई तो कंप्लेन हुई है, ये मैटर मैं नहीं मैनेज करूंगा, ये मैटर आरवीओ तुम मैनेज कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई सेड। ओके, इसके बाद में आई थिंक ये चैप्टर अब पूरी तरह से हमारा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म है। मुझे लगता नहीं इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, और ये आपके सामने देखते हैं। Valuation standard. The central government shall notify, may modify the valuation standard on the recommendation of the committee set up under Rule 3, Rule 19. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लाता है? वैल्यूएशन के रूल्स लाएगा। वैल्यूएशन के क्या लाएगा? स्टैंडर्ड लाएगा। क्या लाएगा? वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंट कैसे करना, वैसे वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड लाएगा। कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ऐसे लोग नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी हेल्प लेगा? एक कमेटी की हेल्प लेगा। और कमेटी कहाँ पे आती है? रूल नंबर 19 में आती है। कमेटी टू एडवाइस, कमेटी किसको एडवाइस करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से मैटर पे? वैल्यूएशन मैटर पे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये लिखा है कमेटी में कितने लोग होते हैं और क्या होती है। ये कमेटी किसकी है? ये हमारी एसआरसी सीआरसी कमेटी नहीं है, ये हमारी ऑडिट कमेटी नहीं, ये कमेटी है कौन सी कमेटी? ये कमेटी है वैल्यूएशन कमेटी, जो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि वो क्या ला सके? वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड ला सकते। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये अकेले में पढ़े, मेरे लायक कुछ नहीं है। उसमें वही लिखा है कमेटी में कौन से लोग होते हैं और क्या होते हैं। उसमें चेयरपर्सन होना चाहिए, 1 मेंबर यहाँ से होना चाहिए, 1 मेंबर वहाँ से होना चाहिए, 4 मेंबर कहाँ से होना चाहिए। इन सब के ऊपर मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, पर इतना याद रखना, चेयरपर्सन और मेंबर जो यहाँ पे आए हैं शैल हैव अ टेन्योर ऑफ 3 years एंड दे शैल नॉट हैव मोर देन 2 tenures। मतलब एक टेन्योर में 3 साल, ऐसे वो 2 टेन्योर कर सकते हैं, मतलब 3 + 3 6 साल तक ये काम कर सकते हैं। इतना आपका होमवर्क है, आप जरूर पढ़ना कि उसके अंदर कमेटी के अंदर लोग कौन से होते हैं। मैं एक बात आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट कमिटी टू बी नोन एज व्हाट? कमिटी टू एडवाइज ऑन व्हाट? वैल्यूएशन मैटर्स। किसको एडवाइस करेंगे? सीजी को। टू मेक द रिकमेंडेशन ऑन फॉर्मुलेशन एंड द लेइंग डाउन ऑफ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड कौन बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान कहां से मिलेगा? कमेटी से मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और कमेटी में कितने लोग होते हैं? इतने लोग होते हैं। अब मेरा पढ़ाने का काम नहीं है, बिकॉज अन्य से मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर होगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कितने मेंबर होते हैं और क्या मेंबर होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल पार्ट है। Punishment for the contravention without prejudice to any other liability where a person contravenes any of the provision of these rules, he shall be punishable in accordance with subsection 3 of section 469। आपसे फिर से एक बार बात करेंगे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब भी अगर ऐसा होगा कि कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, ये जितने भी रूल्स दिए हैं उसमें अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ होगा तो उसको उतनी सजा मिलेगी जितनी सेक्शन नंबर 469 सब सेक्शन 3 में लिखी हुई है। आगे पनिशमेंट फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पे लिखा है इफ एनी रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय और फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट or the rules made there under the rules, any person makes a statement which is false in। अब बताओ false statement कौन देगा? in any report certificate। मतलब अगर मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किसी चीज का, उसको पता था इसकी वैल्यू, इस टावर की वैल्यू 500 करोड़ है, पर वो बोल रहा है इसकी वैल्यू 400 करोड़ है, उसने दिया false statement। ऐसे समय पे क्या होगा? और लिखा है वो फॉल्स है विच इज अ फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। मतलब जो फॉल्स वाकई में बहुत बड़ी अमाउंट का है, 2-4 रुपए का, 10-20 रुपए का नहीं, मटेरियल है, और उसको पता है कि वो गलत बोल रहा है, और या फिर उसको पता है वो गलत बोल रहा है, या फिर वो ओमिट्स एनी, या फिर सच को छुपा रहा है, या फिर सच तो झूठ बोल रहा है या सच को छुपा रहा है। नोइंग टू बी मटेरियल ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 448 ऑफ द एक्ट। आप सभी जानते हो मिसलेनियस में 448 है, इसी तरह का सेक्शन है। एक तो सच को छुपाया होगा या झूठ बोला होगा, वहां पे उसको उतनी पनिशमेंट लगती है जितनी की सेक्शन नंबर 447 में लगती है। आप सभी जानते हो 448 की पनिशमेंट 447 इतनी होती है। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई बंदा करता है, कोई रजिस्टर्ड वैल्यू बोलता है इसकी वैल्यू 500 करोड़ की है, जब उसको पता था इसकी वैल्यू 400 करोड़ की है, या वाइस वर्सा,
और या फिर वो देखो, एक तो झूठ बोलता है या सच को छुपाता है, उसको उतनी पनिशमेंट होना चाहिए जितनी 448 में लिखी है, और 448 कहता है उसको उतनी पनिशमेंट होना चाहिए जितनी 447 में लिखी है। इसका मतलब अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो आपको पनिशमेंट होती है 447, इतनी। इसी के साथ में मुझे जितना पढ़ाना था ये मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, और साथ ही साथ जो डेफिनेशन नहीं वो हमारी यूज़ हो रही थी। आप सभी लोगों ने लेक्चर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आई होप यू एन्जॉयड एवरीथिंग विच एवर आई टॉट। अब सिर्फ एक ही बात है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपका कम से कम टाइम लगना चाहिए, इसीलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। नाउ आफ्टर दिस चैप्टर, आफ्टर दिस complete entire session of valuation, let's revise whatever we have learned in just 5 minutes, ताकि पूरा चैप्टर फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करें। आप सभी जानते हो इस चैप्टर के प्रमुख 3 खिलाड़ी हैं। एक, जिस बंदे को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना होता है उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल आईसीआई, और बताएंगे बच्चों लाइसेंस कहां से मिलता है। वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ आरवीओ, आपको अप्लाई करना होता है कहां पे? अथॉरिटी के पास में, और अथॉरिटी ने जब अगर आपको लाइसेंस दे दिया तो आप बन जाते हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी इसकी है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होना चाहिए, उन्होंने आपको नोटिफाई करना चाहिए, आप अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, आप पागल नहीं होना चाहिए, आप इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आप माइनर नहीं होना चाहिए, आपके पास में डिजायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का होना जरूरी है, और आपने जो रजिस्टर वैल्यू की एग्जामिनेशन जो पास की है वो 3 साल के अंदर की पास, यहां पे लिखा विद इन 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, राइट? ओके। और साथ साथ में यहां पे लिखा है आप इंडिया के रेसिडेंट होना जरूरी है, तो ही आप बन सकते हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और पिछले मतलब कि अगर ऐसा लिखा कि 6 महीने से कम की सजा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपकी सजा 6 महीने से लेकर 7 साल तक की हुई तो जेल से आने के 5 साल तक आप ये नहीं बन पाओगे, और 7 साल से ज्यादा की अगर पनिशमेंट हुई तो आप जिंदगी में कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाएंगे। और साथ साथ में इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपने ट्रिब्यूनल के साथ में कोई गड़बड़ की होगी, कोई घोटाला किया होगा, इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपने सेक्शन नंबर 271J में कुछ गड़बड़ की होगी, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। और साथ साथ में आपकी इंटीग्रिटी, अखंडता, इज्जत, आबरू, एकता के ऊपर कोई डाउट नहीं है, आप कॉम्पिटेंस है, आपके ऊपर कोई दाग नहीं, आप फाइनेंशियल सॉल्वेंट है। तो ऐसे लोगों को बनने का मौका है। क्या बनने का मौका है? ऐसे लोगों को बनने का मौका है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पर अगर मान लो ये तो इंडिविजुअल की बात हुई, पर अगर बात करेंगे, बिकॉज देयर आर 3 पीपल हु कैन बिकम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, वन इज कंपनी, वन इज पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा होता है इंडिविजुअल। तभी हमने जो कंडीशन देखी वो इंडिविजुअल की देखी। अब देखते हैं कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कंडीशन है। नंबर 1 कि जो इनकी कंपनी और पार्टनरशिप फर्म बनी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल का काम करना, या फिर वैल्यूएशन का काम करना, या इनका मेन काम होता है प्रोफेशनल सर्विसेज देना, तब जाके ही ये लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। नंबर दूसरी बात, ये इसमें से ये जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है वो बैंकरप्ट नहीं चाहिए। तीसरी बात होती है कि इनके अंदर के जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो ऊपर वाली जो कंडीशंस है जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल थी उसके तहत वो एलिजिबल होना चाहिए। साथ साथ में पॉइंट नंबर 4 में लिखा 3 या उससे कम, फॉर एग्जांपल कंपनी में 12 पार्टनर्स है, उसमें से 3 लोग कम से कम ऐसे होना चाहिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जामिनेशन में पास हुए होंगे। अगर कंपनी के अंदर मान लो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टनर है तो कम से कम 2 लोगों ने तभी वो एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए। और लास्ट में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिस क्लास के लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए अपॉइंट किया है, फॉर एग्जाम्पल 3 आपके पार्टनर्स है और तीनों को प्लांट एंड मशीनरी के लिए अपॉइंट किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का ही आपकी पार्टनरशिप फर्म वैल्यूएशन कर सकती है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के लिए। अब रही बात क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अगर मान लो आपका एमकॉम अगर हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो साथ साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक वैल्यूएशन के एरिया में होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम का एग्जामिनेशन दिया है, आप बीए किए हो, आप मतलब कोई ग्रेजुएट हो, या फिर आपने सीए का एग्जामिनेशन दिया है, तो कम से कम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस वैल्यूएशन के एरिया में होना चाहिए, तब जाकर आप ये कोर्स के लिए क्वालिफाइड हो, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देने लायक हो। उसके बाद में लिखा है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। जिस बंदे ने मेंबर्स की एजुकेशन पास हो गई, जो आरवीओ के एग्जामिनेशन पास हुआ है, उस बंदे को अब अप्लाई करना होगा। किसको अप्लाई करना होगा? अथॉरिटी को। अथॉरिटी उसको हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। ना बोलने के विद इन 21 डेज के अंदर उसको और भी जो डॉक्यूमेंट्स पहले टाइम सबमिट नहीं किए थे वो अब आपकी बार सबमिट करेगा। और सबमिट करने के बाद में अगर उसको लगता है कि अगर आपकी बार अथॉरिटी को लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही, तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपकी बार भी लगता है उनको अगर ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो 45 डेज के अंदर उसको कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट करने के बाद में विद इन 15 डेज में ये बंदा वापस से सारे डॉक्यूमेंट का जुगाड़ करेगा और
अब की बार लगता है इनको सारे डॉक्यूमेंट सही, तो अथॉरिटी उसको लाइसेंस इशू करेगा और वो बन जाएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पर अब की बार में अगर उसको लाइसेंस अब की बार में उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर उसके डॉक्यूमेंट्स अब की बार भी कंप्लीट और बराबर एक्यूरेट नहीं है। तो ये सारी बातें थी एप्लीकेशन में। पर एप्लीकेशन में 2 बातें और है, जैसे कि फॉर्म ए और फॉर्म बी का जिक्र किया था। अगर इंडिविजुअल है तो फॉर्म ए में 5,000 रुपए देता है, और अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी फॉर्म बी के साथ में वो 10,000 रुपए देता है, प्लस जीएसटी भी लगता है। ये सब तो देना ही है और सारे डॉक्यूमेंट्स देना है, तब जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अथॉरिटी को, ताकि हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर बने। बताओ बच्चों, पहले एग्जामिनेशन आरवीओ के पास देना पड़ेगी या पहले लाइसेंस मिलता है? तो स्टेप नंबर 1 आपको आरवीओ के एग्जामिनेशन में पास होना है, और स्टेप नंबर 2 अथॉरिटी को अप्लाई करना, ताकि अथॉरिटी आपको लाइसेंस दे के आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बना सके। अगला पॉइंट आएगा आपके उसमें कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे कि जो बंदा एक बार रजिस्टर हो जाता है, जिसका रजिस्टर वैल्यूअर बन जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी भर तक बन गया, उसको जिंदगी भर तक ये सारी कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जिस क्वालिफिकेशन की वजह से बना है, जिस एक्सपीरियंस की वजह से बना है, वो ऑल द टाइम उसके पास में होना चाहिए। साथ साथ में पूरे जितने भी आरवीओ के, जिस आरवीओ के एग्जामिनेशन में पास हुआ, उसके पूरे उसको प्रोविजंस को फॉलो करना है। उसने जितना भी काम करना है वो सारे काम करते समय उसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि जिस असेट्स के लिए वो अपॉइंट किया गया है, उसी असेट्स का ही वो जिंदगी भर तक काम करता रहे। उसके साथ साथ लिखा, ये कब की बात है? जब वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाए तो जीवन भर उसने ये सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। उसने अथॉरिटी को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर उसका यहां पे लिखा है, अगर पहले आप आरवीओ बने थे, आईसीआई के आरवीओ थे, आपका आरवीओ पहले आईसीआई का था, अब आपका आरवीओ आईसीएसआई है, तो आपने इसको इन्फॉर्म करना जरूरी है अथॉरिटी को कि मेरा पहले आरवीओ ये था, अब ये आरवीओ हो चुका है। उसके बाद में जितना भी जो इनका ग्रीवेंसेस होता है, वो मतलब देखो आरवी, अगर आप ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के बाद में जितने भी आपके क्लाइंट हो गए उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व करना आपका काम है। और साथ साथ में जितने भी आपके, मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ तो मैंने 10 कंपनी का आज तक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन किया है, उन सब का डेटा मैंने मेंटेन करना चाहिए। कितने सालों का? आज 2019 से, तो कम से कम 2016 से लेकर 2019 तक जितना भी मैंने वैल्यूएशन किया है उसका पूरा रिकॉर्ड मैंने मेंटेन करना चाहिए। मैंने जो मेरे आरवीओ है उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं उसको मैंने हमेशा से फॉलो करना चाहिए। और पार्टनरशिप फॉर्म में वही बंदा पार्टनर, अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर 12 लोग हैं, उसमें से 2 बंदे, अगर उसमें से 3 लोग अगर मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, तो जब भी साइन करना होगे तो साइन वही बंदे करेंगे जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। उसके साथ साथ में लिखा है कि जब कोई, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में 12 लोग इसमें अंदर है और मैं उसमें का वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो मैं साइन करता हूं, तो मैंने रिलायंस को ये, रिलायंस का मैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करूं तो मैंने रिलायंस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जो पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूं तो मेरा कितना कैपिटल इंप्लॉयड है। और साथ साथ में यहाँ पे लिखा है जब भी कोई डायरेक्टर साइन करता है ना, तो सिर्फ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल और लायबल नहीं होता, वो कंपनी भी लायबल होती है। अगर डायरेक्टर के कुछ गलत वैल्यूएशन करता है तो सिर्फ, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और कंपनी बन जाती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो अगर भले ही मैं उस कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर मैं साइन कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मेरे साथ साथ में पूरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो। और साथ साथ में किसी भी पार्टनर को, फॉर एग्जांपल 12 लोगों की पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर छोड़ के चला गया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमने जब 12 लोगों को यहाँ पे देखो, जब पार्टनरशिप फर्म जब अप्लाई करती तो 12 लोगों के तहत उसको सर्टिफिकेट मिला था। अब 12 में से एक बंदा छोड़कर चलेगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि पहले हम लोग 12 थे, अब 11 लोग हैं, अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में 12 लोग नहीं 11 लोग हैं। आगे कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कौन लाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है। पर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड नहीं आएंगे तब तक हमने इंटरनेशनल जैसे कि आईएफआरएस के स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, या फिर इंडिया के जो स्टैंडर्ड है, आरबीओ के जो लोकल स्टैंडर्ड है, जैसे एग्जांपल आईसीआई के जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना चाहिए। साथ साथ में इसमें ये भी लिखा है कि एक आरवी दूसरे आरवी का, एक रजिस्टर वैल्यूअर दूसरे रजिस्टर वैल्यूअर का गाइडेंस ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है, उससे इनपुट ले सकता है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे का इनपुट लिया होगा तो जब भी रजिस्टर वैल्यूअर सर्टिफिकेट बनाएगा तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में उसने लिखना चाहिए कि ये वैल्यूएशन इतना इतना मैंने किया है और ये जो इतना इतना फलाना फलाना जानकारी है मुझे ये दूसरे रजिस्टर वैल्यू से उसकी जानकारी मिली है, ऐसा उसने रजिस्टर वैल्यूएशन के सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी वो वैल्यूएशन करता है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट में उसने बहुत सारी जानकारी लिखना चाहिए कि जैसे उसने ये इन्फॉर्मेशन उसको कहां से मिली है, कौन सी प्रोसीजर को उसने फॉलो किया है, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट उसने फॉलो किया है, कौन सी मटेरियल जानकारी उसने कंसिडर करते हुए ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। साथ साथ में उसको पता होना चाहिए कि ये आखिर ये जो वैल्यूएशन, जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने आया था उसका क्या बैकग्राउंड जानकारी उसके पास में है, आखिर किस मकसद से इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, ये सारी चीजें वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में उसको लिखना जरूरी है। साथ साथ में कंक्लूजन लिखना जरूरी है, कौन से मेजर फैक्टर्स ने कंसीडर किए, कौन से प्रोसीजर फॉलो किए, कैसे इंस्पेक्शन किया, वो सारी जानकारी उसको लिखना जरूरी है वैल्यूएशन रिपोर्ट में। कौन लिखेगा?
रजिस्टर वैल्यूअर। आगे बात करेंगे दोस्तों टेम्परेरी सेट। अगर मान लो किसी रजिस्टर वैल्यूअर को लगता है कि नहीं मुझे अभी कुछ महीनों के लिए काम नहीं करना है, कुछ हफ्तों के लिए काम नहीं करना है, कुछ साल के लिए काम नहीं करना है, तो व्हाट इज द ड्यूटी? इट्स हिज ड्यूटी, ही शुड इन्फॉर्म टू आरवीओ, जहां से रजिस्टर था, और आरवीओ ने विदिन 7 डेज अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये बंदा अब टेम्परेरी सरेंडर हो चुका है। ओके आगे फंक्शन ऑफ वैल्यूअर। वैल्यूअर ने हमेशा ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे रूल में लिखा है, चाहे वो इस एक्ट के तहत काम कर रहा हो, चाहे आईबीबीआई जैसे एक्ट में काम कर रहा हो, तो तब भी उसने इसी रजिस्टर्ड के वैल्यूएशन के जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग फॉर आईबीबीआई और ही इज वर्किंग फॉर द कंपनीज एक्ट, बट ही हैज टू फॉलो द रूल्स गिवन बाय दिस चैप्टर और दिस रूल्स। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये रूल्स आए थे, रूल्स जिस दिन आए थे उसके पहले आपके पास में कोई दूसरा रजिस्टर वैल्यूअर था, तो वो रजिस्टर वैल्यूअर को भले ही अब आपके नए रूल्स के हिसाब से वो उतना क्वालिफाइड, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको तुरंत न निकाले, उसको निकालना ही है तो आपको 31 जनवरी 2019 तक, भले ही वो क्वालिफाइड नहीं है तब तक आप उसको रख सकते हो। वापस से बोलता हूं, मान लीजिए जिस दिन वैल्यूएशन रूल आए थे, रूल्स आए थे, जिस दिन इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके पहले आपके पास में कोई वैल्यूअर था, तो वैल्यूअर कब तक काम कर पाएगा? वो वैल्यूअर भले ही अब एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो 31 जन 2019 तक काम कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। और अगर मान लीजिए उसका 90% तक 80% तक काम हुआ था, 31 जन तक उसका खत्म नहीं हुआ, तो उसको फर्दर ग्रेस पीरियड हम लोग 3 महीने का और दे सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी फॉर द, अब आगे आरवीओ, कौन से लोग आरवीओ बन सकते हैं? 3, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बन सकते हैं, दूसरी बात सेक्शन 8 वाले या सेक्शन 25 आप जानते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग बन सकते हैं, और तीसरी बात जो पार्लियामेंट के तहत जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर होते हैं जैसे कि आईसीएआई, आईसीसीआई, ये 3 टाइप के लोग जो है वो आरवीओ को आरवीओ बनने लायक है। अब आरवीओ मतलब क्या? वो लोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है? जैसे कि आईसीआई का काम होता है सीए के लिए, वैसा ही जितने आरवीओ होता है उनका काम होता है आरवीओ। तो जब भी आप ये पॉइंट लिखोगे तो आपको याद रखना कि आईसीआई जनरली हमारे लिए क्या करता है। तो आईसीआई हमारे लिए क्या करता है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। पॉइंट नंबर 2, वो कोड ऑफ कंडक्ट लाता है, वो आर्टिकल से ट्रेनिंग देता है, साथ साथ में लोगों को मेंबर्स बनाता है। ये सारे काम जैसे आईसीआई कर रहा है ना, वही सारे काम इधर। पहले आईसीआई किसके लिए काम कर रहा था? सीए के लिए। अब क्या बोल रहा है? आईसीआई जैसे सीए के लिए काम करता है, वही सारा काम अब की बार आईसीआई किसके लिए करेगा? रजिस्टर वैल्यूअर के लिए। कौन से काम करेगा? एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, मेंबरशिप इशू करेगा, ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप देगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, साथ साथ में क्या करेगा? जो भी अगर जो भी उसके मेंबर्स होंगे, जो रजिस्टर वैल्यूअर होंगे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, अगर उनके कुछ ग्रीवांस है तो उसको सॉल्व करेगा। ये सारी बात है। अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ रिकग्निशन। क्या कंडीशन ऑफ रिकग्निशन? अब जो बंदा एक बार मतलब जो लोग आरवीओ बन जाएंगे, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो उनको जिंदगी भर तक वो सब बनने का मौका मिलेगा, उनको हमेशा से ये सारी चीजें भी फॉलो करना जरूरी है। अब जिसकी वजह से वो आरवीओ बने, उनको वो एट ऑल टाइम्स फॉलो करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, जितने लोग उन्होंने रजिस्टर वैल्यूअर बनाया उसका उन्होंने एक डेटा मेंटेन करना चाहिए। साथ साथ में उनको यह लिखा है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने रजिस्टर वैल्यूअर बनाया उनके एक्सपीरियंस और उनके एजुकेशन को देखते हुए उन्होंने बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने सारे जब भी अथॉरिटी ने उनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगे तो उन्होंने रिपोर्ट्स को दिया होगा, क्योंकि उनके पापा का नाम देखिए सबसे ऊपर अथॉरिटी आता है, नंबर 2 पे आरवीओ आता है और नंबर 3 पे रजिस्टर वैल्यूअर आता है। तो ऑब्वियसली आरवीओ ने किसका सुनना चाहिए? अथॉरिटी का सुनना चाहिए। तो डायरेक्शन कौन देगा? अथॉरिटी देगा, और फॉलो कौन करेगा? आरवीओ करेंगे। ये सब वहां पे लिखा हुआ है। एक डिस्प्ले ऑन वेबसाइट मतलब क्या? अगर मान लो जो भी उनके देखो अभी इंडिया में आईसीआई भी है, इंडिया में आईवीओ भी है, इंडिया में आईसीएसआई भी, बहुत सारे आरवीओ है। तो जब भी इन्होंने क्या करते हैं, जब भी कोई बंदे को ये रजिस्टर वैल्यूअर बनाते हैं तो उनका स्टेटस उन्होंने लिखना चाहिए अपनी वेबसाइट पे कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, सस्पेंड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये बंदा भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका स्टेटस तक उसके सामने उन्होंने लिखकर वेबसाइट पे अपलोड करवाना चाहिए। आगे कैंसिलेशन। क्या कैंसिलेशन? अगर मान लीजिए इस एक्ट का या कोई भी रिलेवेंट एक्ट के अगर कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो अथॉरिटी इस रजिस्टर वैल्यूअर के या फिर आरवीओ के सर्टिफिकेट को, लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है या चाहे तो सस्पेंड भी कर सकता है। तो मतलब कौन सस्पेंड करवा रहा है? अथॉरिटी। किसको? आरवीओ को भी करा सकता है या फिर रजिस्टर वैल्यूअर को भी करा सकता है। कंप्लेंट, अगर फॉर क्या किस बात की कंप्लेंट की बात करें? अगर मान लो कोई बंदा कोई रजिस्टर वैल्यूअर से कोई खुश नहीं है या फिर कोई बंदा आरवीओ से खुश नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करना है तो आप कंप्लेन कर सकते हो अथॉरिटी को, और अथॉरिटी जो चाहे वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आगे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कौन? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यूएशन की स्टैंडर्ड बनाती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये स्टैंडर्ड खुद बनाते आते हैं कि नहीं बनाते? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान कौन देता है? कमिटी। कमिटी कौन सी? कमिटी ऑफ वैल्यूएशन ज्ञान देती है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सके?
वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड बना सके। कमिटी टू एडवाइस, ये वही कमिटी की बात करते हो। बताओ स्टैंडर्ड कौन बनाएंगे वैल्यूएशन के? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर कौन उनको एडवाइस करेगा कैसे बनाना चाहिए? ये कमेटी। तो ये कमेटी के बारे में लिखा है, तो वही कमेटी। और कमेटी के लोग जो है उसमें चेयरपर्सन भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं। कितने साल तक काम करते हैं? एक बार अपॉइंट हो गए तो 3 साल काम करेंगे। मैक्सिमम में 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं, 2 टेन्योर तक, मतलब एक मेंबर और चेयरपर्सन जो भी अपॉइंट हुए 6 साल से ज्यादा के लिए काम नहीं कर सकते। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन, ये तो लिखा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पनिशमेंट आपको याद करना है। पर अगर मान लो कोई वैल्यूअर ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी 500 करोड़ की और वो बोल रहा है 50, उसको मालूम था कि वो प्रॉपर्टी 500 करोड़ की और वो झूठ बोल रहा है 50 करोड़ की है, मतलब कि यहां पे लिखा है इस सेक्शन में अगर वो झूठ बोल रहा है जबकि उसको मालूम है, और कैसा झूठ? मटेरियल झूठ बोल रहा है, मतलब 10-20 रुपए का झूठ बोल रहा है तो चलेगा। एक तो उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो सच को छुपा रहा है। इनमें से दोनों में से कुछ भी अगर करेगा ना, तो उसको उतनी फाइन लगेगी, उतनी पनिशमेंट लगेगी जितनी 448 में लिखी है। जब हम 448 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 447 को जितनी पनिशमेंट फाइन लगती है उतनी लगेगी। अर्थात अगर कोई भी रजिस्टर वैल्यूअर कल्चर का फर्स्ट स्टेटमेंट देगा ना, उसको उतनी पनिशमेंट लगेगी जितनी 447 में लगेगी। राइट? आई होप यू एंजॉयड वॉट एवर आई टॉट। ये 15 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। ये खास रिवीजन मैं इसलिए करवाता हूं ताकि बच्चा जब एग्जामिनेशन के पहले पढ़ता है तो उसको पूरा अमेंडमेंट वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो इतना वीडियो भी देखता है बार बार तो उसको ये अमेंडमेंट का रिवीजन बार बार होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लगता है मेरे लेक्चर जरूर अच्छे हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और थैंक यू सो मच। एंड प्लीज इफ यू आर नॉट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल तो उसको ज्वाइन करिएगा। स्वप्निल पाटनी क्लासेस नाम से है, उसके ऊपर सारी मेरी लेटेस्ट खबर सबसे पहले पहुंचती है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।